डेंगू और मलेरिया के मच्छर भी इतना वायरल नहीं दे पा रहे हैं जितनी वायरल रील्स आप दे पा रहे हैं। मतलब आपने उनको भी कॉम्प्लेक्स दे दिया। हर आदमी के जहन में पहला सवाल यही कि जो SIP कर रहा है क्या उसे करनी चाहिए या पहली फुर्सत में अपने गांव चले जाना चाहिए। आज जो है ना रिटर्न्स का टाइम नहीं है, आज जो है वो यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का टाइम है। वॉरेन बफेट बहुत सालों तक बिल गेट्स के साथ निवेश नहीं करते थे, दोनों बैठ के चेस खेलते थे क्योंकि बोलता मेरे को तेरा धंधा नहीं समझ आता। मार्केट इम्पेशेंट के हाथ से पैसा लेता है और पेशेंट के हाथ से पैसे देता है। दूसरी गलती ये करते हैं, अगर खुद का बीमा ले भी लेते हैं तो कवर लेंगे 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता भाई, घुटने की चोट का इलाज नहीं होता। अगर आपको अपनी औकात देखनी है तो आप दुबई चले जाओ, और आपको देश की औकात देखनी है तो चाइना चले जाओ। हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे पेरेंट्स की ज्यादा अच्छी थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की ज्यादा अच्छी थी। बच्चा पैदा हुआ, प्लॉट ले लो। फेक स्क्रीनशॉट लगा देते हैं कि मैंने आज ट्रेडिंग की और इतना पैसा बनाया। ये तो आपको नहीं लग रहा कि एक तरह से क्राइम है? अगर किसी के घर एक कुत्ता है और उसने बाहर लिख दिया बिवेयर ऑफ डॉग, और आप अंदर गए और कुत्ते ने आपको काट लिया, तो गलती कुत्ते की नहीं है, आपकी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई थिंक मेरे को आज तक ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। मेरा एक फ्रेंड है जो करीबन 22 साल से काम कर रहे हैं, 3 लाख रुपए महीने पे थे, जॉब चली गई। 1 महीने बाद फोन आता है, जी थोड़ी हेल्प कर दो पैसे से। 5% टाइम आपको खरीदना है, 5% टाइम आपको बेचना है और 90% कुछ नहीं करना। और ये जो कुछ नहीं करना है सबसे मुश्किल पार्ट है। बहुत मुश्किल पार्ट है सर। दुनिया में जितने लोग ट्रेड करते हैं उनकी लाइफ छोटी होती है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल काम है। लोग 30-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, 1.5 लाख का आईफोन लेके घूम रहे हैं। वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट भी मुझे याद आता है। उन्होंने कहा है कि जब लोग ग्रीडी हो तो आप फेयरफुल हो जाएं, और जब लोग फेयरफुल हो तो आप ग्रीडी हो जाएं। चीजों को लेकर रिसर्च कीजिए, सिर्फ टिप्स पे मत जाइए। बिल्कुल, टिप्स जो है ना वो टपरी पे मिलती हैं। बिल्कुल। रॉथस्चाइल्ड ने कहा था कि अगर बाजार में खून बिखरा हुआ है तो ये मौका है आपके लिए कि आप बाजार में एक दुकान खरीद लें। मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो हर साल डबल हो सकता है, हर साल। वो है आप खुद। चलो एक IIT दिल्ली चलते हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, 500 लोगों को खड़ा करते हैं, बैठाते हैं स्टूडेंट्स को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछे, आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? मेरा नाम बदल देना अगर 10% से ज्यादा हाथ उठ जाए। मैचेस भी पहले टेस्ट होते थे, फिर 50 हो गए, अब T20 हो गए। मेरे को लगता है कभी तो 10 ओवर का भी कुछ आ जाएगा। 10 ओवर का, और इसका सिर्फ टॉस होगा, अपने अपने घर चले जाए। टॉस के बेसिस पे। दोस्तों, इंटरनेट का एल्गोरिदम आम तौर पर आपको वही चीजें दिखाता है जो आपकी टेस्ट की होती हैं। मगर आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने इंटरनेट के इस एल्गोरिदम को उल्लू बना रखा है। मतलब आपका टेस्ट चाहे कुछ भी हो, मगर आपको अपनी टाइमलाइन पर इनकी वायरल रील्स दिखी जाती हैं। जी हां, मतलब इंसान चाहे कहीं भी बैठा हो, इनकी वायरल रील्स सारे खिड़की दरवाजे तोड़कर आप तक पहुंच जाती है। तो स्वागत कीजिए इन्वेस्टमेंट गुरु संजय कथुरिया जी का। संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू नीरज। ये पहली बार मैंने अपना इस तरीके से इंट्रोडक्शन सुना नहीं, है। लेकिन फैक्ट तो है। मुझे किसी ने कहा कि डेंगू और मलेरिया के मच्छर भी इतना वायरल नहीं दे पा रहे हैं जितनी वायरल रील्स आप दे पा रहे हैं। मतलब आपने उनको भी कॉम्प्लेक्स दे दिया। थैंक यू सो मच। मैं तो इसको भगवान की कृपा मानूंगा। हमने तो सिर्फ कंटेंट दिया, मतलब आपको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये तो मैं मानता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं या ट्विटर यूज कर रहे हैं, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर हैं, आपकी रील सामने ना आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले तो आप बताइए कि सीक्रेट क्या है। देखिए, मेरे को किसी ने पूछा ये बात, तो मैंने बोला यार इसका मेरे को तो कोई ऐसा सीक्रेट नहीं पता, पर अगर मैं कोई सीक्रेट क्रिएट कर दूं तो मुझे लगता है वो बिग अच्छा जाएगा कि मोनेटाइजेशन के एंगल से। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आम व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को छुआ, बहुत सिंपल तरीके से सोल्यूशन दिया, क्योंकि मैंने खुद एक जीवन 17-18 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अलग अलग मार्केट्स देखी, सब कुछ देखा, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करी, और मैंने देखा कि किस तरीके से मैं जो गोल अचीव करना चाहता था कि मैं 40 से पहले फ्री हो जाऊं, वो मैंने अचीव कर लिया। तो मुझे लगा कि कब मैं कर सकता हूं तो सभी कर सकते हैं। मैं कौन सा IIT IIM से पढ़ा हुआ हूं, या मैंने कोई एपिक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी, कोई फॉरेन पढ़ के आया। मैं नॉर्मल एजुकेशन करी, इंजीनियरिंग करी, MBA करी, जो काफी इंडिया में लोग करते ही है। तो मैं अगर कर सकता हूं तो वो कहते हैं ना, इफ ही कैन डू देन आई कैन टू। तो अगर वो भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो अगर मैं भी कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तो वो मैंने परकोलेट करने की कोशिश करी, एंड आई थिंक पीपल रेजोनेटेड विद इट, दे लव्ड इट, दे लव द कंटेंट, दे लव द सिंप्लिसिटी, एंड बस इट वर्कड। मतलब मुझे बस यही लगता है भगवान की कृपा हो गई। बिल्कुल, कई बार जो हमारे अंदर कन्विक्शन होती है, जो सच्चाई होती है, वो लोगों तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। संजय भाई, बातें तो हम बहुत करेंगे, लेकिन अभी सीधा मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। जनता क्योंकि मुद्दे की बात पर जितनी जल्दी आ जाओ उतनी जल्दी जुड़ जाती है। और मुद्दे की बात आज की तारीख में यही है कि जो शेयर मार्केट हमारे सितंबर में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 85,978 पे था, आज वो तकरीबन आज की तारीख में वो 73,000 के आसपास आ गया। 14-15% डाउन है। और हर आदमी के जहन में पहला सवाल यही कि जो SIP कर रहा है क्या उसे करनी चाहिए या पहली फुर्सत में बोरिया बिस्तर समेट के अपने गांव चले जाना चाहिए। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि समझिए आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है कपड़ों का? लेट्स से कोई XYZ ब्रांड है, मैं जानता हूं हम पॉडकास्ट पे नाम नहीं ले पाएंगे, तो
कोई कपड़ों का ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, आपको उसकी टी शर्ट्स बड़ी पसंद है, ठीक है। और अभी पिछले साल उसकी टी शर्ट समझे 1000 रुपए की आती थी, 2 साल पहले 800 की आती थी, अभी कुछ समय पहले तक 1500 हो गई, पर अब वो कह रहा है कि यही टी शर्ट आपको 800 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है। तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे। बिल्कुल खरीदेंगे। तो अगर सेम चीज शेयर्स में हो रही है, जो आपके फेवरेट शेयर्स थे, जो आप 1000 रुपए में लेने को तैयार थे एक समय पे, आज वो 600 में, तो आज क्यों तैयार नहीं हो? क्योंकि ना आपको तब पता था आप क्यों खरीद रहे हो, और ना आपको अब पता है क्यों खरीदना है। तो आपको मार्केट्स में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर एक क्रिकेट का मैच हम देखें, 50 ओवर का मैच हम देखें, तो क्या हर मैच में छक्का पड़ रहा होता है? हर ओवर में छक्का पड़ रहा होता है? कुछ ओवर निकलते हैं, 10-10 ओवर निकल जाते हैं, जब जो बैट्समैन है वो 2 रन, 3 रन, 1 रन या 0 रन पे भी होते हैं, पर वो एक ही चीज बचा रहे होते हैं, क्या? अपना विकेट, कि विकेट ना उड़ जाए। तो इन्वेस्टमेंट भी एक पिच पे रहने जैसा गेम है, कि 50 ओवर का मैच है, आपको इसको 25-30 साल 40 साल खेलना है, तो कुछ ओवर में आपके रन नहीं बनेंगे, इट्स ओके, चलेगा, पर अपना विकेट बचाना बहुत जरूरी है। तो मार्केट्स में, मैं मार्केट्स को 2006 से मैं हूं मार्केट्स में, ठीक है। मैंने 2008 का क्रैश देखा जब निफ्टी करीबन 60% गिर गया था। बिल्कुल। उसके बाद 2009 में थोड़ा सा बाउंस हुआ, वापस आ गया, इसको वापस आने को 3.5 साल लगे, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अचानक से भाग गया, फिर वापस गिरा, फिर वापस 2-3 साल तक स्टैग्नेंट रहा, फिर 2020 का बड़ा क्रैश आया, 37-38% जो है निफ्टी गिर गया, फिर से वो रिकवर कर गया, फिर 2022 में करीबन 18-20% निफ्टी नीचे गया, जब वॉर हुई यूक्रेन और रशिया की, फिर से ऊपर चला गया। अब 2024 सितंबर से 27 सितंबर 2024 था जब उसने हाई बनाया था अपना, उधर से वो नीचे गिरा है। अभी तक गिरा कितना है? 14%, 15%, पीछे नीचे तक 17% मार के आया था, पर 15%, 14% के आसपास अब वो स्टेबलाइज हो गया है। तो वो भी तो पुष्पा हो गया, मैं झुकेगा नहीं, मैं भी तो वो 22,000 के नीचे नहीं जा रहा है निफ्टी, तो उसने अपना स्थान पा लिया है। तो अब यहां पे अगर आप यूनिट्स अक्यूमुलेट नहीं करोगे, यहां पे अगर आप बाइंग नहीं करोगे, तो जब ये वापस 26,000 होगा, चाहे वो 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, कब होगा मुझे नहीं पता, और किसी इकोनॉमिस्ट को नहीं पता, और किसी इकोनॉमिस्ट की आपको बात सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को एक इकोनॉमिस्ट बता दो जिसने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है। इकोनॉमिस्ट स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, इकोनॉमिस्ट जो है वो सिर्फ गेस करते रह जाते हैं और मार्केट चली जाती है। तो अभी पिछले ही महीने मार्केट 6% ऊपर चली गई, डोनाल्ड ट्रंप जी ने अभी कुछ अनाउंस कर दिया, मार्केट क्रैश कर गई, यूएस की मार्केट क्रैश करी 6%, इंडिया की मार्केट थोड़ा 5% गई, वापस 3% आ गई, उसके बाद अगले दिन रिकवर भी कर गई, फिर अगले दिन थोड़ा करेक्ट भी हो गई। ये चलता रहेगा भाई, आप अपनी नौकरी करो, काम करो, धंधा करो, जो आप कर रहे हो व्यवसाय करो, वहां कमाओ ना, यहां आप लंबे समय के लिए निवेश कर दो और छोड़ दो, क्योंकि आज जो है ना रिटर्न्स का टाइम नहीं है, आज जो है वो यूनिट्स अक्यूमुलेट करने का टाइम है। आज जितने यूनिट्स मैं खरीद लूंगा, ये यूनिट्स आगे जाके मुझे पैसा बना के देंगे। लेकिन हो इसमें संजय भाई ये रहा है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वॉरेन बफे का एक स्टेटमेंट भी मुझे याद आता है, उन्होंने कहा है कि जब लोग ग्रीडी हो तो आप फेयरफुल हो जाएं, और जब लोग फेयरफुल हो तो आप ग्रीडी हो जाएं। तो आप ये कह रहे हैं कि आज अगर लोग फेयरफुल हैं तो आपको ग्रीडी हो जाना चाहिए कि नहीं मैं तो खरीदूंगा, लोग डरे हुए तो क्या, और तभी मैं खरीद भी पाऊंगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम लोगों के साथ ये आ रही है कि लोग अगर इसको मजाक में कहें कि अगर उनको कोई एक्सपर्ट ही कहता है कि ये स्टॉक खरीद लो, ये 52 वीक्स के लो पर है, लेकिन उनको एक हफ्ते बाद लगता है कि जो उन्होंने 52 वीक्स के लो पे खरीदा था, अब ये ऑल टाइम लो पर आ गया है। तो उनको ये नहीं पता कि करेक्ट वैल्यूएशन कौन सा है और खरीदें क्या ना खरीदें। आज कोई चीज जो पहले 1000 की मिल रही थी, आज डिस्काउंटेड रेट पे 600 की मिल रही है, तो क्या वापस 1000 पे जाएगी या 600 से गिर के वापस 200 पे हो जाएगी? जैसे आपको याद होगा यस बैंक के केस में था, जब यस बैंक शुरू में 400 का था, से मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब वो 200 पर आया तो लोगों ने सोच के खरीद लिया कि दोबारा 400 पे जाएगा, फिर पता चला कि वो तो 11 रुपए पर आ गया। तो ये इस चीज को कैसे जज करें? लोगों का डर ये है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, लोगों ने जब यस बैंक का शेयर 200 में खरीदा तो उन्होंने देखा क्या था? क्या उन्होंने उसकी लोन बुक देखी? क्या उसने उसके एनआईएम देखे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स देखे? क्या उन्होंने देखा कि वो कितना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहा है? क्या उन्होंने देखा कि बुक वैल्यू कितना है? ठीक है। अब वो बोलेंगे संजय सर ये सब क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं तो आप खरीद क्यों रहे हो? तो आपको क्या खरीदना है? आपको स्टॉक नहीं खरीदना है, आपको बास्केट खरीदना है। आप जब एक स्टॉक खरीदते हो वो जीरो हो सकता है, मैंने भी खरीदे थे, मेरे भी बहुत सारे जीरो हुए, जेट एयरवेज जीरो हो गया, गीतांजलि जीरो हो गया, उसके बाद डीएस कुलकर्णी जीरो हो गया, डीएचएफएल जीरो हो गया। क्या ये खराब कंपनियां थी? अपने टाइम में तो नहीं थी। जेट एयरवेज तो हवा में उड़ती थी, पर जीरो हो गई तो हो गई। तो ये गलती मुझसे भी हुई है, मैं ऐसा नहीं हूं कि आई एम अ परफेक्ट पर्सन, मैंने गलतियां करी हैं। तो मुझे समझ आ गया यार ये विनेबल गेम ही नहीं है, क्योंकि ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। आप अंदर तो घुस जाओगे, बाहर कब निकलना है किसी को नहीं पता। तो इसकी जगह क्या करना चाहिए? इसकी जगह हमें बास्केट खरीदना चाहिए। अब बास्केट का मतलब क्या है? जैसे निफ्टी 50, निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, देश के सबसे बड़े 50 स्टॉक हैं, ठीक है। अब
अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे अभी पीछे एशियन पेंट्स 35% गिर गया, पर निफ्टी तो 15% गिरा था। ठीक है, टीसीएस जो है वो करीबन 35-38% गिर गया, पर निफ्टी तो अभी भी 15% गिरा है। ठीक है। तो जब आप एक बास्केट खरीदते हो तो आप फ्री फॉल पे नहीं चले जाते कि मतलब फ्री फॉल ही हो गया। अभी पीछे मामा अर्थ का शेयर एक दिन में 50%, एक या 2 दिन के अंदर 50% करेक्ट हो गया। पर अगर यही आपने मिड कैप लिया होता या स्मॉल कैप का इंडेक्स लिया होता तो मामा अर्थ उसमें होता, पर वो पूरे इंडेक्स को इतना नहीं हिला पाता क्योंकि उसका वैल्यू प्रोपोर्शन बहुत कम होता उसमें। तो मैं आप सबको, जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यानी उनको समझ नहीं है, बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता, P&L पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आता कि रिसर्च कैसे करें, मैक्रो नहीं समझ आता, आप कुछ मत कीजिए, आप बास्केट खरीदिए। मतलब आप म्यूचुअल फंड या ETF, दोनों में से कोई चीज खरीदिए। इसी से सवाल है कि लोगों को क्या रेकमेंड करेंगे, किसी भी आदमी के पोर्टफोलियो में आपके हिसाब से कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए? बहुत अच्छा सर, क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि उसके लाइफ का गोल क्या है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं संजय जी, मेरे को फॉर एग्जाम्पल 15 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए। ठीक है। और रिटायरमेंट के लिए मैंने तय किया मेरे को 3 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है जी। तो अब हम बैकवर्क करेंगे। अब 15 साल एक लंबी अवधि होती है। जब आप अवधि लंबी करते हो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि आज आपने पैसा डाला, सडनली मार्केट क्रैश कर गई, तो आप एक होता ठीक है यार 15 साल है, अभी टेंशन क्या है। हाँ, तो जब आप लंबी अवधि लेते हो तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप ज्यादा कर सकते हो, लार्ज कैप कम कर सकते हो। तो आपने ऐसा एक पोर्टफोलियो बना लिया। मुझे ऐसा लगता है कोई भी गोल के लिए 3 से 4 फंड से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। आपने ये तय किया जी 3 साल में गाड़ी खरीदनी है, तो आपको म्यूचुअल फंड लेना ही नहीं चाहिए इक्विटी वाला, क्योंकि आपने समझे अगर 1 साल पहले लिया होता तो अब आपकी 3 साल बाद गाड़ी तो आने नहीं से रही। तो आप लेते हो डेट फंड, हाइब्रिड फंड। तो जितना अवधि छोटी होती है आपके गोल की, उतना आप रिस्क कम लेते हो। पर हमारे यहाँ जनता उल्टी है। वो देखेगी अरे यार स्मॉल कैप ने 36% रिटर्न दिया है पर एनम, अरे मजा आ जाएगा, 3 साल पे गाड़ी आ जाएगी भाई, तो ज्यादातर पैसा इसी में चला 100%। भाई 10,000 की SIP करनी है तो पूरा ही पैसा SIP इसमें डाल दिया, स्मॉल कैप में डाल दिया। क्यों भाई, 3 साल बाद पैसा चाहिए, तब स्मॉल कैप हो गए क्रैश, अब करो, वेट करो, हो सकता है आपके जितनी लागत है उतने भी पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि मार्केट डाउन है, हमें नहीं पता कब ऊपर आएगी। पर यही 15 साल होता तो हमें टेंशन नहीं थी, हमें पता ही आई जाएगी। बिल्कुल। सो आपको ना लॉजिकली अपने बकेट्स बनाने होते हैं। पहला बकेट है छोटा गोल कोई है, फिर मिड टर्म गोल्स हैं, फिर लॉन्ग टर्म गोल्स और फिर अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। इस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड करिए और एक गोल के पीछे 3 से 4 से ऊपर के म्यूचुअल फंड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और एक मैं थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करता हूं, मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स में मत जाइए। ठीक है, क्योंकि थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स में ना सबसे बड़ा इशू ये है कि आप म्यूचुअल फंड मैनेजर पे रोक लगा रहे हो कि भाई तू सिर्फ हेल्थ केयर में पैसा डाल सकता है। बिल्कुल, और थीम्स तो बदलती रहती है। थीम बदलती रहती है। जैसे गवर्नमेंट में अगर मैं गलत हूं, गवर्नमेंट PSU एक थीम थी आज से 1 साल पहले, है ना। और एक टाइम हाँ IT एक फील्ड थी, टेक्नोलॉजी फंड्स एक टाइम थीम थी कोरोना के टाइम, लेकिन उसके बाद वो उठे ही नहीं। बिल्कुल, यही आप मिड कैप में डालिए, लार्ज कैप में डालिए, स्मॉल कैप में डालिए। यू इन्वेस्ट एज पर कैपिटलाइजेशन, नॉट एज पर सेक्टर। उसके मतलब वो उसको पैरामीटर मत रखिए, पैरामीटर रखिए कि मैं मिड कैप में डालना चाहता हूं, स्मॉल कैप में डालना चाहता हूं या लार्ज कैप में डालना चाहता हूं। ठीक है। तो ये संजय भाई, एक आपने जो कहा कि पैनिक नहीं करना, चलो वो समझ गया, पैनिक नहीं करना, लेकिन कभी कभी टाइमिंग को मैनेज करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। सपोज जैसे किसी आदमी ने, मैं कहूं कि 2011 में इन्वेस्ट किया और वो ये टारगेट लेके चल रहा था कि मुझे 2025 में मेरी कोई नीड है और मुझे इतना पैसा निकालना है, लेकिन 2024 में ही हमने मिड में जब नई सरकार आई थी तो हमने सेंस कर लिया था कि मार्केट ऑलरेडी जो है अपने पीक पे जा चुका और यहाँ से कभी भी एक फॉल आ सकता है, सभी चीजें सुन रहे थे। और उस वक्त उस आदमी को भी 1 साल पड़ा है पैसा निकालने में, और फिर वो देख रहा है कि मार्केट गिर भी रहा है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी निकाल लूं या ये दोबारा उठेगा। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि हम कैसे डिसीजन लें कि क्या चलो 10% गिर गया, कोई बात नहीं, निकाल लो क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट भले 9 महीने बाद की है, 9 महीने और वेट किया तो नीचे और चला जाएगा, वो डिसीजन अपने में कितना चैलेंजिंग है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक मेरे को आज तक ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। मतलब आपने पहली बार किसी ने एग्जिट का क्वेश्चन पूछा है। देखो सब एंट्री की क्वेश्चन पूछते हैं कि एंट्री कैसे ले, एंट्री। देखिए एग्जिट के ना कुछ रूल्स होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दोस रूल्स। पहला रूल है आपका गोल अचीव हो गया। ये ना भारतीयों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है सर कि आपने ये सोचा जी मैं एक रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहता हूं, 15 साल में मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए। अब आपकी आमदनी अच्छी हुई, आपने स्टेप अप भी कर दिया और वो 3 करोड़ का गोल आपका 15 साल की जगह 13 साल में अचीव हो गया। अब आप क्या करोगे? आपको आइडियली पैसा निकाल लेना चाहिए। हो गया काम जी, आपका गोल हो गया ना अचीव। अब उसको आप डेट फंड में डाल दो क्योंकि वहां वो 7-8% देता रहेगा। तो आपका गोल अचीव हो गया था, आपने उसको निकाल दिया, आप स्वस्थ हो गए, कोई चक्कर नहीं है जी। अब क्या हुआ, दूसरा सिचुएशन लेते हैं। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, सोचा मैं पैसा डालूंगा, डाला भी, 15 साल बाद जी 2 करोड़ 80 लाख रह गया। ठीक है,
तो उस दिन आप चेक करो कि यार मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई क्या, इससे 20 लाख छोटेगा चलेगा क्या? नहीं चलेगा तो 15 की जगह 1 साल और वेट कर लो, 1.5 साल और वेट कर लो। तो हो सकता है 15 की जगह 16 साल लग जाए, 17 साल लग जाए। देखो हम भगवान नहीं है, हमने 15 साल सोचा था, एक रिटर्न सोचा, वो नहीं आया तो 17 साल वेट कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना पैसा जीरो होगा 15वें साल। तीसरा, अगर आपको लगने लग गया कि मार्केट ओवरहीट हो गई और आपका गोल पास आ चुका है, तो आप उस टाइम पे मार्केट से धीरे धीरे 20%, 30%, 40% लेके पैसा निकाल के एफडी में कर दो, या बॉन्ड्स में डाल दो, या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में डाल दो, या ट्रेजरी बॉन्ड्स में डाल, कहीं भी डाल दो जहां आपको सेफ लगता है। आपको एफडी सेफ लगती है अपने खुद के बैंक की, वहीं डाल दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नियति जो है ना हमारे इन्वेस्टर्स की खराब है, जो फाइनेंशियल गोल पोस्ट को बदलते रहते हैं। मैं लोगों को फाइनेंस में ये सिखाता हूं कि फाइनेंशियल गोल पोस्ट नहीं बदलना। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहेंगे संजय भाई कि जो एसआईपी हम करते हैं और अलग अलग जो हमारे गोल हैं उस किस हिसाब से एसआईपी करें। सपोज किसी का गोल ये है, कोई आदमी अगर 25 साल का है, उसका गोल ये है कि मुझे 5 साल बाद गाड़ी लेनी है, या 10 साल बाद मकान लेना है, या मुझे फिर 45 साल में 50 साल में रिटायर होना है, तो वो किस हिसाब से अपनी एसआईपीज करे और उसका अमाउंट कैसे फिक्स करे और खुद ये कैसे कैलकुलेट करे कि रिटायरमेंट के टाइम मेरे लिए इतना पैसा काफी होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए आज जो आप खर्चा कर रहे हो, इन्फ्लेशन तो आनी है, ठीक है। तो आज जो आप खर्चा कर रहे हो, लेट्स से आज आपका खर्चा महीने का 20,000 रुपए है और आप 20 साल बाद रिटायर हो गए, तो मोटा मोटी ये खर्चा 4 गुना हो जाएगा। इस 20 साल में मैं ये मानता हूं कि आप अपनी अदर लाइबिलिटीज से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, जो नई नई लाइबिलिटीज जुड़ती हैं लाइफ में, जैसे बच्चे हो गए, पढ़ाई हो गई, सब हो गई, तो उससे मुक्त हो जाएंगे। तो 20 साल निकल गए, तो आपने 20,000 जो खर्च कर रहे थे उसकी जगह 80,000 1 लाख रुपए खर्च करोगे। अब 1 लाख रुपए उस टाइम चाहिए, तो 1 लाख रुपए यानी साल का 12 लाख चाहिए। 12 लाख के लिए आपके पास 25 साल का पैसा होना चाहिए। हमारा सिंपल रूल है, आपको जो साल का निकालना उसका 25 साल का पैसा होगा, आप कभी खत्म ही नहीं होगा आपका पैसा। तो 3 करोड़ रुपए तब चाहिए। और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, 20 साल में 3 करोड़ जमा करने के लिए आपको मात्र 30,000 रुपए की एसआईपी करनी है। अरे सुनने में बहुत आसान लगता है। अच्छा, आज आप बोलोगे संजय जी आज 30,000 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 से करो, 5% स्टेप अप करो। 20 का 21 करो, 21 का 22 करो, 22 का 24 करो, 24 करो। जब तनख्वाह बढ़े स्टेप अप कर दो, जब तनख्वाह बढ़े स्टेप अप करो। सर आपके पास विकल्प है ही नहीं इसके अलावा। इसके अलावा आप किसी तरीके से वेल्थ बना ही लेकिन आपको लगता है सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो डिसिप्लिन का है कि हर महीने करना और 1 तारीख को करना। और दूसरा चैलेंज मुझे लगता है शायद ये भी आपने भी देखा होगा कि जैसे ही हमारे किसी भी एक एसआईपी पे या किसी भी इन्वेस्टमेंट पे अगर रिटर्न आने लगे तो मन में बड़ी जल्दी लालच आ जाता है कि पहली फुर्सत में इसको निकाल लूं। तो उस अगर आपके क्लाइंट भी आपको कुछ ऐसा उनके मन में ग्रीड आता है कि यार इस पे तो 20% रिटर्न आ गया निकाल लूं, तो आप उनको क्या सलाह देते? मैं सलाह नहीं देता, मैं संकल्प पत्र साइन कराता हूं। मेरी आदत है तलवार लेके। हाँ, मतलब मैं संकल्प पत्र साइन कराता हूं। उस पर मेरे पॉइंट्स लिखे होते हैं। अच्छा। पॉइंट्स लिखा होता है कि मेरा गोल ये है, मैं इस गोल से पहले पैसे को नहीं छूंगा। एकदम पूरे हमारे 8-9 पॉइंट्स होते हैं जिसपे वो साइन करता है। और जब भी उसका मन करता है तो वो फोन करता है, मैसेज करता है, कुछ भी करता है, तो मैसेज यही जाता है संकल्प पत्र को पढ़ लीजिए। जब वो वापस संकल्प पत्र पढ़ता है उसको रियलाइज हो जाता है ठीक है यार मेरे को बने रहना है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि थोड़ा मैथ को समझना जरूरी है। देखिए मैं लोगों को कहता हूं जब आप सब्जी भी खरीदने जाते हो ना, तो थोड़ा मोल भाव करते हो, टमाटर को दबा के देखते हो भाई पुलपुला है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का, इससे अच्छा खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब आप 20, 25, 50 रुपए की सब्जी के लिए इतनी मगजमारी करते हो, तो यार हजारों लाखों रुपए और आपकी सब कुछ जो इस पे प्लानिंग डिपेंड करती है, उसके बारे में थोड़ा सीख लो ना। हमें कॉलेज में तो सिखाया नहीं गया, स्कूल में नहीं सिखाया गया, कोई चक्कर नहीं, उसमें तो हम कुछ कंट्रोल नहीं है मेरा। भाई आज तो यूट्यूब के माध्यम से सीख लो, कोई छोटा कोर्स कर लो, किसी की अच्छी बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो। अगर आप में दम है फ्री सीख लो। नहीं तो 300 रुपए की किताबें आती है बहुत सारी, फाइनेंशियल फ्रीडम पे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स ने लिखी है, आप प्लीज उनको पढ़ो। तो माय पॉइंट इज एजुकेशन लो। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, रुकना क्यों जरूरी है। अगर आप एक एसआईपी करते हैं फॉर एग्जांपल 20-21 साल की, ठीक है, हम इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 7-7-7, 7 इयर्स 7 इयर्स 7 इयर्स। आपने एसआईपी करी जी, समझो पूरे एसआईपी में आपको 1 करोड़ रुपए का फायदा होना है पूरे दौरान में। हमने कहा जी आपने 1 करोड़ डाला, अब वो 2 करोड़ हो गया, उदाहरण कह रहा हूं मैं, मतलब अब उसको एग्जैक्ट नंबर्स ना लें। हमारा एक प्रॉफिट 1 करोड़ का प्रॉफिट है। आपको पता है पहले 7 साल में उस 1 करोड़ में से कितना आएगा? बहुत कम, शायद 9%। 9%। ठीक है जी। अगले 7 साल में उसमें से कितना आएगा? 20%। और लास्ट साल में कितना आएगा? 71%, जहां कंपाउंड अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो आप तो रुके ही नहीं ना, आप तो 7, 8, 10 में ही निकल लिए। तो आप कैसे वो देखोगे भाई? सही बात है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फायदा तब होता है जब आप कंपाउंड करने देते हो चीजों को।
चाहे आप स्किल्स देख लो, रिलेशनशिप्स देख लो, कुछ भी देख लो, मनी देख लो। तो इसीलिए शायद वॉरेन बफेट ने ये भी कहा ना कि जो मार्केट का पूरा गेम है, मार्केट इम्पेशेंट के हाथ से पैसा लेता है और पेशेंट के हाथ से पैसे दे देता है। भाई लोग पूछते हैं सर क्या होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा, मैं पैसे बनाऊंगा, लोगों के पैसे जाएंगे क्योंकि वो तो नीचे में बेच रहे हैं। जब 2020 का कोविड आया तो बड़ी एक अच्छी लाइन सब किसी ने लिखी थी, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी थी कि द फीमेल्स ऑफ द हाउस आर फायर बाइंग एंड द मेल्स ऑफ द हाउस आर फायर सेलिंग। बिल्कुल, मतलब मेल्स जो हैं वो अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, फायर सेल कर रहे हैं, और जो फीमेल्स हैं वो बाहर जाके फायर बाइंग कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कल से कुछ मिलेगा नहीं। सर कोविड से ज्यादा डर किसी को कभी हमारे संसार में किसी को लगा है क्या? और उससे हम रिकवर कर गए 1 साल के अंदर। सर ह्यूमन टेंडेंसी बहुत ताकतवर होती है। तो आपने कोविड की बात की, अभी दूसरा कोविड जो डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं जी। और कल तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, जिस वक्त हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उन्होंने चाइना पे 50% टैरिफ और लगा 104 कर दिया। और दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। इसका मार्केट पे जो अभी तक हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो बहुत खतरनाक है। क्या लग रहा है? हालांकि जितने एक्सपर्ट को मैंने सुना कह रहे हैं कि 2-3 महीने में ये चीजें भी सेटल डाउन कर जाएंगी। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सर भगवत गीता में लिखा है कि आपको जो डिसीजन है ना, कभी भी बहुत खुश होकर और बहुत दुखी होकर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जब बहुत दुखी हो तब भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए और बहुत खुश हो तब भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में भी यही प्रॉब्लम होती है, जब बहुत दुखी होते हैं तो बेच देते हैं, बहुत खुश होते हैं तो बेच देते हैं। तो इसी तरीके से अभी मार्केट्स में एक नया तरीके का क्या कहते हैं सिनेरियो बिल्ड हो रहा है जिसकी समझ किसी को नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों को, किसी को नहीं है इस चीज की समझ, क्योंकि उन्होंने इस तरह की सिचुएशन देखा ही नहीं। जैसे कोविड किसी को नहीं पता था, इसलिए पता नहीं रिएक्ट कैसे करना है। तो पर फिर भी ह्यूमन काइंड ने कोविड को बीट किया, जबकि वो वायरस किसी को पता ही नहीं था और क्या स्पीड से मार रहा था लोगों को। तो ये जो टैरिफ की तारीफ लोग करने लग गए हैं आजकल कि नहीं यार ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, किसी को अभी नहीं एग्जैक्टली पता कि इसका इंप्लीकेशन कितना फार ईस्ट हो सकता है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब किसी ना किसी का कोई ना कोई टेबल पे बैठेगा। और आप भी जानते हैं, आप तो इतने टाइम से पॉलिटिक्स देखते हैं, सब देखते हैं कि समटाइम्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डन टू गेट पीपल ऑन टेबल। अभी क्या हुआ, जैसे ही यूएस ने अनाउंस किया टैरिफ, तो ताइवान और वो कौन सी दूसरी कंट्री है, वियतनाम, उन्होंने सॉरी हम आपका जीरो कर रहे हैं। अब वो सुन रहा नहीं है। बांग्लादेश ने भी टाइम लिया है, हो सकता है वो भी जीरो कर दे। तो आपको नहीं पता जनता कैसे रिएक्ट करेगी जब कोई गुंडा हाथ ऐसे ऊपर करता है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग और गुंडाई करते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो चाइना और गुंडाई कर रहा है। अच्छा, पावर। अच्छा, इंडिया जो है वो मजेदार सिचुएशन में, उसने बोला ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। वो नीचे जयशंकर जी जाके उनके हेड से मिल रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, समहाउ शांत तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वो हमारा नेचर हो गया आई थिंक टू मैनेज थिंग्स वेरी नॉर्मली विद इंटरनेशनल कंट्रीज। तो एक तरफ थोड़े सामने उनको गुंडाई भी दिखेगी, एक तरफ इंडिया जैसे लोग भी मिलेंगे और एक जगह ताइवान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे लोग भी मिलेंगे जो झुक जाएंगे। और एक इसी पर जो एक वॉरेन कोड कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वॉरेन बफेट ने एक थ्योरी जो दी हुई है कि आपकी किसी भी देश की इकोनॉमी कहां पर स्टैंड कर रही है, जज करने का बढ़िया तरीका ये है कि अपना मार्केट कैप को उस कंट्री की जीडीपी से आप डिवाइड कीजिए। अगर वो 1 के अंदर है तो इसका मतलब है चीजें बैलेंस, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो 1 से ऊपर है तो इसका मतलब भी आपको रुकना चाहिए। तो इंडिया की भी क्या सिचुएशन है? लेस देन 1 है। हम 4 ट्रिलियन पे तो ऑलरेडी हैं एज एन इकोनॉमी, और 4 ट्रिलियन से हल्का सा नीचे ही है मार्केट कैप। तो मतलब ये आपको लग रहा है कि बीच की सिचुएशन है? बिल्कुल। देखिए आपको ना अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है। मेरे को तो ये पॉइंट बहुत राइटली वैल्यूड लगता है, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। आई फील द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एट दिस पॉइंट इज द बेस्ट। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि देखिए कोई भी टाइम बेस्ट नहीं होता, आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ता है। अगर किसी ने 26,000 पे एंट्री मारी थी, उसका रिस्क रिवॉर्ड खराब था क्योंकि मार्केट ओवरहीट थी, चल ही रहा था कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड खराब चल रहा था, तो फट गया, वो लग गया रिस्क। अच्छा, पर किसी ने अगर निफ्टी खरीदा होता तो उसका 15% ही नीचे जाता ना। पर कोई स्टॉक लिया होता तो 70% भी नीचे चले गए, 60% भी नीचे चले गए। तो रूल बड़े सिंपल रखिए, बास्केट खरीदिए और रिस्क रिवॉर्ड को समझिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, चीजों को लेकर रिसर्च कीजिए, सिर्फ टिप्स पे मत जाइए। बिल्कुल, टिप्स जो है ना वो टपरी पे मिलती हैं। बिल्कुल। और टपरी पे कैसे लोग होते हैं आप भी जानते हैं। तो अभी तक की जो डिस्कशन हुई, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट फेज में जाऊं, तो संजय भाई का बेसिकली कहना है कि पहले तो पैनिक नहीं करना, और अगर ये जो अभी भी मार्केट में आपको जो क्रैश दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एक मौका है उन चीजों को खरीदने का जो आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। और दूसरा संजय जी की रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकते स्टॉक्स की स्टडी करने में या मार्केट में, तो चुपचाप आप इंडेक्स में निवेश कीजिए, क्योंकि वहां पर फॉल भी कम होगा और आपको जो बचाने के जो मौके हैं वो भी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आप तब बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। और बिना घबराए इस पे करते रहना, सिंपल स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सही है। मतलब ये मार्केट का नियम है, और मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं।
और ये फंड को मैं बहुत जगह साइट कर चुका हूँ, बट ये रिकमेंडेशन नहीं है। एक फंड था HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, 1995 में आया था। अब 1995 में कोई भी फंड आता है 10 रुपए का आता है, NAV 10 रुपए होती है। 1995 से 2025 30 साल हो गए हैं उस फंड को, वो 10 रुपए का फंड 2000 हो चुका है, 200 टाइम्स। A 10,000 rupee SIP in that fund would have resulted into 22 crore rupees today. और CAGR कितना है? 19%। 19%। अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को 30% बन जाए, 40% बन जाए, पर देखो 19% में इतनी ताकत है कि आपके 10,000 की SIP यानी कुल मिला के आपने 36 लाख रुपए डाले थे और आप आज खड़े हो 22 करोड़ रुपए पे। मैं कहता हूं आप गलत थे तो भी 11 करोड़ तो बने होंगे। तो क्यों, किस बात की हड़बड़ाहट है भाई? और आज अगर आपके पास 11 करोड़ होंगे तो आप इस देश के टॉप 1% में आ जाते। बिल्कुल। मतलब 11 करोड़ में आप एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा जीवन जी सकते। अगर आपको 14, ये राकेश झुनझुनवाला ने कितनी बार कहा है कि अगर मुझे 12 या 14% मिल रहे हैं तो मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मेरे को भी नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि यू शुड हैव एवरेज रिटर्न्स बट फॉर अबव एवरेज नंबर ऑफ टाइम। यानी रिटर्न्स एवरेज हो जाएं पर थोड़ा समय ज्यादा मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा कमाना ज्यादा देर कमाना है। हाँ, मतलब 2 लाख रुपए की नौकरी 6 महीने से करने से अच्छा आप 1.25 लाख की नौकरी 4 साल के लिए कर लीजिए। बस इस तरीके से। पर हमारे यहाँ लोग मैराथन भागना नहीं चाहते। They don't take things as marathon। क्या हुआ, मैचेस भी पहले टेस्ट होते थे, फिर 50 हो गए, अब T20 हो गए। मेरे को लगता है कभी तो 10 ओवर का भी कुछ आ जाएगा। और इसका सिर्फ टॉस होगा, अपने घर चले जाए। टॉस के बेसिस पे। ठीक है संजय भाई, नेक्स्ट सवाल जो अगेन आपने इस पर काफी कुछ कहा और आपकी रील्स भी काफी वायरल हुई हैं कि अपना मकान लें या किराए के मकान में रहें। और मुझे पता आप पूरी तरह से एडवोकेट करते हैं कि किराए के मकान में रहना, और इसका पूरा आप एक्सेल भी समझाते हैं, एक्सेल शीट के थ्रू पूरा मैथ भी समझाते हैं कि क्यों फायदेमंद है। लेकिन दूसरी तरफ अपने मकान लेने के भी फायदे हैं, टैक्स बेनिफिट है, मानसिक सुकून है, और आप सच में किसी चीज़ को रियल में पोजेस कर रहे हैं। स्टॉक तो एक कह सकते हैं कि एक नोशनल चीज़ है। तो फिर दोबारा हमारे दर्शकों को मैं चाहूँगा आप इस प्लेटफॉर्म से समझाएं क्यों आप ये मानते हैं कि किराए का मकान लेना अपने मकान खरीदने से फाइनेंशियली ज़्यादा एक समझदारी भरा फैसला है। देखिए, मैं एक्चुअली क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स पे ना ऐसे रील कटी गई हैं कि जहां मैंने बोला है और वो इस तरह से साउंड हुआ है कि मैं ये कह रहा हूं घर मत खरीदो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि घर खरीदो बट रूल बेस्ड खरीदो। अच्छा, ठीक है। मुझे परेशानी दूसरी ये चीज से है कि लोग, अभी मैं आपको बहुत ऐसे केस सुना सकता हूं, बट मैं स्टार्ट करता हूं। चलो मैं आपको सॉरी बीच में रोक रहा हूं, मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूं, हमारे दर्शकों को समझाइए, आसानी रहेगी। अगर कोई 1 करोड़ का मकान है 2 BHK का या 3 BHK का, जिसका किराया है सपोज 20,000 रुपए, लेकिन अगर मैं उसे खरीदता हूं तो मुझे 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट भी करना है, उसके बाद अगर मैं 80 लाख लोन लेता हूं तो 70,000 रुपए मैं उसकी EMI भी दूंगा। तो आप बताइए जो खरीद रहा है उसको क्या फायदा है, जो किराए पे ले रहा है उसको क्या फायदा है? देखिए, सबसे पहले मैं आता हूं कि लाइफ में 2 तरह के डिसीजन होते हैं। एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है, एक मनी डिसीजन होता है। ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो आप प्योरली फाइनेंशियल बेसिस पे लेते हो। आप एक्सेल शीट ओपन करते हो और आप बोलते हो कि ये पैरामीटर्स हैं, तो मैं A वर्सेस B, जिसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। तो उस पैरामीटर पे तो ऑब्वियसली बाइंग अ हाउस लूजेस हैंड्स डाउन। लॉजिक ही नहीं है कोई कि जो भाई मैं 8-9% पे बोरो करूं और ऐसे एसेट में डालूं जिसका 1.5-2% का यील्ड है, तो लॉजिकली तो सेंस नहीं बनती। ठीक है जी। बट आते हैं मनी डिसीजन पे। मनी डिसीजन है कि भाई नहीं, मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ, मुझे शादी करनी है, मेरी शादी नहीं होगी अगर हमारे पास घर नहीं होगा। तो होते हैं ऐसे जो सिनेरियोज हैं, रियल सिनेरियोज की बात कर रहा हूँ। और बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल है, स्टेबिलिटी है, बहुत कुछ आ जाता है, फिर बहुत सारे पैरामीटर्स और भी आ जाते हैं। नो प्रॉब्लम, आपका पैसा है, आपको करना है, पर कोई रूल तो होना चाहिए ना। अब मैं ऐसे कपल्स को देखता हूँ जिन्होंने शादी करी और शादी के बाद पापा के पास थोड़े पैसे ज्यादा थे तो 3 बेडरूम ले लिया। अभी मतलब हस्बैंड वाइफ है, अच्छा, यंग कपल, ठीक है। अब जी EMI क्या है जी, EMI हो गई 1.5 लाख की दोनों की तनख्वाह है, और EMI हो गई है करीबन 80-90 हज़ार रुपए। ठीक है। डाउन पेमेंट कर चुके हैं जम के। उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, 3 बेडरूम का मेंटेनेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा है, बाई ज्यादा पैसा लेती है क्योंकि 4 कमरे 3 कमरे करने पड़ते हैं। आप देखिए आपने क्या कर दिया। पर यही अगर आप 2 बेडरूम ले लेते तो वो 90,000 की EMI 60,000 हो जाती, पिताजी के पैसे भी कम लगते, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आता, मेंटेनेंस कम आता और आप खुश भी रहते। ठीक है। तो रूल बेस्ड मैं कहता हूं कि घर खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल बेस्ड खरीदिए। और रूल्स बड़े सिंपल है, जैसे आपने 1 करोड़ का अभी मुझे एक उदाहरण दिया, तो सबसे पहले तो 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए आपकी हाउस होल्ड इनकम मिनिमम 20 लाख होनी चाहिए। क्योंकि ये दीपक पारिक जी का रूल है, मेरा नहीं है। वो HDFC के हमारे वो हैं, भीष्म पितामह है हाउसिंग में।
तो उन्होंने बोला था कि 4 से 5 गुना से ज्यादा, 4 आइडियल 5 स्ट्रेच्ड, आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते घर। मतलब आपका जितना एनुअल पैकेज है उसके 5 गुना 5 गुना आप ले सकते हो। तो जी 1 करोड़ का 20 लाख है। पर अगर आप देश में आज देखें, खासकर एनसीआर रीजन और ये सब जगह देखें, बॉम्बे देखें, दिस नंबर हैज रीच्ड टू 11 to 12 टाइम्स। कि जो आज आपकी आमदनी है, एवरेज आमदनी है लोगों की, उसका 11 से 12 गुना हो चुका है। 11 से 12 बिल्कुल, खासतौर पर पिछले 2-3 साल में तो और बहुत तेजी से बढ़ा है। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम आते हैं कि दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल ये है कि आपको मिनिमम 25% डाउन पेमेंट देना है, तो यानी वो पैसा आपके पास होना चाहिए। तीसरा रूल ये है कि आप जो भी उधार लें और ईएमआई लें, वो आपके पोस्ट टैक्स आमदनी का 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका घर, सपनों का घर इस फ्रेमवर्क में आता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लीज घर लीजिए। पर अगर आपका घर इस फ्रेमवर्क में नहीं आता है तो देन यू आर पनिशिंग योरसेल्फ टू स्टे इन दैट हाउस। लेकिन संजय भाई, जिस तरह से मकानों की कीमतें, मैं सिंपल अपार्टमेंट की बात कर लूं, एनसीआर की भी बात कर लूं, अगर आप एनसीआर में, दिल्ली तो छोड़ ही दीजिए, गुड़गांव भी छोड़ दीजिए, अगर आप नोएडा में भी आगे, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट चले जाएं, वहां आज की तारीख में 2 BHK 1 करोड़ के आसपास है। अब 2 BHK जो 1000 स्क्वायर फीट का मकान है वो अगर 1 करोड़ के आसपास है, तो फिर तो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी 1.5 लाख रुपए सैलरी भी है तो आप उसे कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। और 1.5 लाख रुपए सैलरी किसी भी नॉर्मल एक पेशे में पहुंचने के लिए आदमी को 5-6 साल की नौकरी तो होनी चाहिए, तभी आप 1.5 लाख तक पहुंचेंगे। तो सवाल मेरा यह है कि क्या हाउसिंग अफोर्डेबल ही नहीं रही क्या? एक टाइम तो अफोर्डेबल हाउसिंग एक अलग से कॉन्सेप्ट था, अब मुझे लग रहा है कि जो भी हाउसिंग है वो सारी महंगी है, इसमें अफोर्डेबल कुछ भी नहीं है। सर ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अभी पीछे डीएलएफ के चेयरमैन ने भी यह बात कह दी है कि हमारी सेल्स स्लो हो रही है। और मैं आपको बताता हूं, अभी पेन आ सकता है रियल एस्टेट मार्केट में। उसका कारण ये है कि जो बाइंग हुई थी अभी रियल एस्टेट में पिछले 2-3 साल में, वो इसलिए हुई थी कि स्टॉक मार्केट भाग गई। ये जनरल साइकिल है कि स्टॉक मार्केट भागती है, उसके 1 साल बाद रियल एस्टेट भागता है, क्योंकि वो पैसा वहां चला जाता है। पर लोगों को याद रखना चाहिए कि वो पैसा जो जाता है ना, वो बयाने का जाता है, यानी कि 10, 20, 30% जाता है। उसके बाद या तो उस आदमी को उधार लेना पड़ेगा या उसको जेब से जमा करना पड़ेगा। अब वो आदमी जो 30% दे चुका होता है, वो 2 चीजें सोच रहा होता है। वो पहली चीज ये सोच रहा होता है, मार्केट इसी तरह चलेगी, मैं और शेयर्स खरीदूंगा, बेचूंगा, मुझे और पैसा आएगा, मैं बचा हुआ पैसा दे दूंगा, पॉइंट नंबर 1। या वो उधार लेगा। ठीक है, आप उधार कॉन्फिडेंटली कब लेते हो? जब आपको ये कॉन्फिडेंस होता है मेरे जॉब रहेगी, मेरी इनकम आती रहेगी। अब ये सारा साइकिल डिस्टर्ब्ड है इस टाइम पे, तो आप इसका इंपैक्ट अगले 2 साल में देख लोगे। तो वो एग्जिट करेगा आदमी। हाँ, वो एग्जिट करेगा। अब वो एग्जिट करने जाएगा तो सॉफ्ट होंगे प्रॉपर्टी प्राइसेस। या अच्छा, प्रॉपर्टी में क्या है ना, शेयर बाजार की तरह नहीं है कि डिमांड सप्लाई अगर कम हो गई तो सर्किट लग जाता है नीचे का। यहां लोग होल्ड कर जाते हैं, बिल्डर होल्ड कर जाता है। बिल्डर नहीं चाहता कि नाम खराब हो गई, मेरे यहाँ घर सस्ता बन रहा है, मिल रहा है अभी। तो बहुत सारी, मैं घरों के मामले में ना एक बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी किसी से, बोलते खरीदने जाओ तो मिलता नहीं, बेचने जाओ तो बिकता नहीं। हाँ बिल्कुल, सभी कि खरीदने जाओ तो करोड़ रुपए में घर नहीं मिल रहा, बेचने जाओ तो 1 करोड़ का ग्राहक नहीं मिल रहा। हाँ, ये तो फैक्ट है। तो पुरातन सत्य है तो। ये ओपेसिटी है। हाँ। दिस इज बिकॉज द मार्केट्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट। तो वापस आते हैं, आप ज्यादा, मैंने जिस आदमी से भी बात की है घर को लेकर, अभी मेरे एक फ्रेंड से बात चल रही थी, ग्रेटर नोएडा में ही है, बोलते मेरे एक फ्रेंड ने प्लॉट लिया 2014 में। अच्छा। ठीक है, और 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल में वो प्लॉट मुश्किल से 1.5 गुना हुआ, और 2022 से लेकर 2024 तक 2 गुना हो गया। तो आप बोलोगे देखो यार 2 साल में 2 गुना हो गया, पर उस आदमी के लिए तो देखो 11 साल में 3 गुना हुआ है। तो आप कभी भी छोटे होराइजन्स में जो है बोल नहीं सकते कि यार ये तो 2 साल में 2 गुना। अगर छोटे होराइजन में ना तो आप किसी स्टॉक को जज कर सकते हैं, ना म्यूचुअल फंड को जज कर सकते हैं, ना ही रियल एस्टेट को। प्रिसाइसली, कोई भी एसेट क्लास को नहीं जज कर सकते। वो अपॉर्चुनिटी थी, आपका नसीब अच्छा था, आप थैंक यू बोलो और अपॉर्चुनिटी का फायदा लेके जाओ। कि आपका नसीब अच्छा था, सही टाइम पे आप इन कर गए ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं रियल एस्टेट को पहले आप डिफाइन करो, वो इन्वेस्टमेंट है कि स्टे है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट की तरह इवैल्यूएट करो, देन इट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन। एक्सेल पे देखो। अच्छा, मैं कहता हूं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे पेरेंट्स की ज्यादा अच्छी थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की ज्यादा अच्छी थी। बच्चा पैदा हुआ, प्लॉट ले लो। क्योंकि व्हाट इज अ प्लॉट? अ प्लॉट इज कि आपने अपना पैसा फंसा दिया, अब आपकी आंखों के सामने पैसा नहीं है तो वो खराब नहीं होगा, और 25 साल में एक प्लॉट आपको एक ठीक ठाक रिटर्न देके जाएगा। आज भी ले लो तो जाएगा, मैं कहता हूं आज भी ले लो, कोई चक्कर नहीं है। एक अच्छी डेवलपिंग जगह पे कोई भी प्लॉट उठा लो और 25 साल बाद बेचना, आपको एफडी से बेटर सीएजीआर देके जाएगा। तो वापस आता हूं आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे, सर प्लीज घर लीजिए। अगर मनी डिसीजन लेना है तो उसको रूल बेस्ड लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं इमोशनल होने के लिए भी औकात चाहिए। ठीक है, अगर आपको इमोशनल भी होना है तो कुछ तो औकात बनानी पड़ेगी ना आपको।
तो आप अपनी इनकम को बढ़ा लीजिए ताकि आप एक अच्छा घर अफोर्ड कर सकें और रहिए उसमें मजे से रहिए। नहीं संजय भाई, इससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किराए पर रहना, अपने मकान से रहना फाइनेंशियली तो एक समझदारी भरा डिसीजन, लेकिन दो तीन जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, जैसे मैंने कहा कि सपोज आज आपका 5 या 10 करोड़ का आपने अपना एक पूरा एक फंड बना लिया है, ठीक है, आपके पास स्टॉक्स भी है, म्यूचुअल फंड भी, अदर एसेट्स भी हैं, लेकिन आप किराए के मकान पे रहने, एक वक्त आता है जब आदमी को लगता है यार मैं फिजिकली भी, और बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि आप कुछ पोजेस तो कीजिए, आपके पास कुछ होना चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ है जिसमें मैं रह रहा हूँ, और वो आपके प्राइड का भी विषय है। कोई आपके घर आ रहा है, आप घर अपने हिसाब से बनाते भी हैं, किराए के मकान में तो आप अपनी मर्जी से पेंट भी नहीं करवा सकते हैं, वो तो जो मकान मालिक है वो तय करेगा कि इसमें मैं प्राइमर करवाऊंगा या डिस्टेम्पर करवाऊंगा, वो उसमें कहीं प्लास्टिक पेंट नहीं करवाने वाला। तो इन सब सवालों पर आप क्या जवाब देंगे? चलो मैं कह रहा हूँ आपकी एक फाइनेंशियल समझ कहती है कि संजय यार मकान खरीदना समझदारी भरा फैसला नहीं है, लेकिन आपके साथ आपके पेरेंट्स भी हैं, उनकी भी उम्र हो रही है, आपको लगता है कि हो सकता है 10 साल बाद मेरे पास 20 करोड़ या 50 करोड़ हो, लेकिन इन्होंने तो 5 या 10 साल की उम्र ही देखनी है, तो क्यों ना मैं इनको इनके जाने से पहले ईश्वर ने जितनी भी इनकी उम्र लिखी है इनको इनका अपना घर दिखा दूं। आपकी वाइफ भी आपको कह रही है कि नहीं मुझे अपने घर में रहना है, और उसको सारा मैथ समझ नहीं आ रहा, तो आपको उनके इमोशन से भी डील करना है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैं पर्सनली, क्योंकि वहां ये गणित काम नहीं करेगा। सही कह रहे हैं, मैं मेरे पे बहुत प्रेशर रहता है, मेरी मम्मी का खासकर बहुत ज्यादा रहता है, बाकी सपोर्टिव है लोग, बट मॉम काफी इस मामले में रहती है, तो मैंने उनको टारगेट दिया हुआ है। मेरा एक कॉर्पस हो जाएगा ना तो मैं आपके हाथों से रजिस्ट्री कराऊंगा, ठीक है, तो मैंने बोला बस अब आप ये प्रे करो कि कॉर्पस बहुत जल्दी हो जाए, तो मैं तो टारगेट दे दिया उनको। सो जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर ये फर्म कर लिया कि आप एक पर्टिकुलर जगह रहना चाहते हैं और आप एटलीस्ट लाइफ का अगला 10-15 साल वहां हैं, तो आप डेफिनेटली वहां पे घर ले सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद वो अभी तक फर्म नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले बॉम्बे रहता था, फिर मैं दिल्ली रहने लगा, फिर मैं श्रीलंका चला गया, फिर वापस दिल्ली आया, तो अभी मेरे को नहीं पता शायद मैं कितने साल और दिल्ली रहूंगा नहीं रहूंगा, हो सकता है मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं, वापस चला जाऊं बॉम्बे, इंटरनेशनल चला जाऊं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मतलब देयर इज नो सर्टेनिटी टू इट, बट मुझे इतना सर्टन है कि शायद दिल्ली में मैं कुछ समय के बाद नहीं रहूंगा, तो वो कहाँ रहूंगा वो नहीं पता, पर यहाँ नहीं रहूंगा उतना पता है, बिकॉज यहाँ सिचुएशन हैज गॉन बैड टू वर्स, पोल्यूशन बहुत हो गया, ये सब बहुत हो गया, हो सकता है कोई पहाड़ में जाके एक शैक ले लूं या कुछ वहां जाके बैठ जाऊं, क्योंकि हमारा तो टेक का काम है, मतलब ऑनलाइन ही, बस इंटरनेट अच्छा चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो डिसीजन अभी भी ओपन है। पर फिर मैं भी कहूंगा एक आम भारतीय को अगर उसको लगता है कि उसका घर वो अफोर्ड कर सकता है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि खुशियों के घर में गम के बस्ते के साथ मत जाना, ठीक है, आप खुशियों के लिए घर ले रहे हो ताकि आप परिवार में साथ रह सको, हर महीने ईएमआई, बिजली का बिल, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, जो आपके बाकी चीजें आपको सोसाइटी चार्जेस ये वो देने हैं, वो ऐड करके अपना बजट बनाना, ठीक है, क्योंकि जब बाद में वो चीजें हिट करती है ना, तो फिर आप डाइन आउट नहीं कर पाओगे, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आप अपनी वाइफ के साथ एक्सपीरियंसेस नहीं ले पाओगे, आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आपको कॉर्नर्स कट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक सिंगल ईएमआई आपसे बहुत बड़ा अमाउंट ले जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि दोनों तरह के एक्सट्रीम ही गलत हैं। ये एक्सट्रीम भी गलत है कि नहीं अपना घर होना चाहिए, और इस चक्कर में आप फाइनेंस समझ ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे कि आप अगर उस ईएमआई के जाल में फंस गए तो आपने अपनी नौकरी में खुद को गुलाम बना। बिल्कुल, हम कहते हैं ईएमआई कुत्ते का पट्टा होता है। हाँ, और एसआईपी जो होता है, एसआईपी कंपल्शन नहीं है, आपने एसआईपी मिस भी कर दी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, वो ऐसे आपका सिविल खराब नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं घर आप ओन नहीं करते हो, बैंक ओन करता है, जब तक आप उसके पूरे पैसे वापस नहीं कर देते। तो आप बैंक के भाड़ोतरी हो गए, मैं किसी और का भाड़ोतरी हूं, पर मेरा पैसे का उपयोग मैं बेटर कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझ में वो क्षमता है कि मैं बेटर इन्वेस्ट कर सकता हूं। आपको लगता है नहीं जी मैं ये सब हैसल में नहीं रहना चाहता, मुझे पता है मैं 20 साल बाद जब लोन चुका दूंगा तो मेरा घर 3 करोड़ का होगा, और मेरे को एक खुशी होगी कि मैं 3 करोड़ के एसेट में रहता हूं, वेरी गुड, प्लीज गो हेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर मैं आपको एक इस पे बात भी बताना चाहूंगा, 2006 में जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, तो जो बॉम्बे में के घर में मैं, मेरे फादर का घर है, उसमें रहता था, अगर मैं उस घर को उस टाइम खरीदना चाहता था ना, तो मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मुझे इतना लोन मिल जाए कि मैं वो घर खरीद लूं, पैसे मतलब मेरे सेविंग्स और लोन से मिला के। 2006 में आज 2025 है, मैं उस घर को अपने कैश इन बैंक से 5 बार खरीद सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे घर की ज्यादा वृद्धि हुई या मेरी ज्यादा वृद्धि हुई? तो मैं अपने आप में इन्वेस्ट करूंगा ना। देखिए, एक आदमी अगर मुकेश अंबानी 15,000 करोड़ के घर में रहते हैं, तो उनकी वैल्यू तो 15,000 करोड़ से ज्यादा ही है ना। तो जो आप ओन करते हैं ना, उससे ज्यादा आपकी वैल्यू होनी चाहिए। जब आप ही की वैल्यू अभी 20 लाख रुपए साल की है,
और आप कोशिश कर रहे हो मैं 1.5 करोड़ का एसेट ओन करूं, तो आप उसके जैसे लायक आजकल ही लोग नहीं हो। मजाक में कहते हैं ना कि लोग 30-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं, 1.5 लाख का आईफोन लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी बीमारी है। अभी इसके टैरिफ के बाद पता नहीं क्या होगा, ये 1.5 लाख का क्या हो सकता है पता नहीं। एक और आजकल कॉन्सेप्ट चला गया, इन्वेस्टमेंट की हम बात करें उस पर बताइए। आजकल ये भी मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग यहाँ से सपोज ऋषिकेश या हिमाचल में कहीं पर एक घर ले लेते हैं। उनके दिमाग में थॉट ये होता है कि साल में अगर 2 बार जाकर वहाँ रहें, क्योंकि दिल्ली वाला आदमी तो उसको लगता है कि रहना चाहिए, मौसम खराब है गर्मी में, और बाकी टाइम उसको एयरबीएनबी पे चढ़ा दें। स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 50-60 लाख रुपए में मिल जाते हैं आज भी, और किसी भी दिन आपको 2 से 2.5 हजार या 3 हजार रुपए में आप डेली उसको चढ़ा सकते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट को, जिस जो ट्रेंड है या इस बारे में जो विचार है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। हाँ। बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। अगर क्योंकि मैंने खुद ऋषिकेश में देखा, एक जगह मैं खुद गया जिस स्टूडियो अपार्टमेंट में रहा, तो जो उसको मैनेज कर रहा था लड़का, उसका ओनर तो दिल्ली में था। मैंने उनसे पूछा कितने का है, तो मुझे अच्छा लगा। ये मैं 2-3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने शायद मुझे बताया था 40 या 45 लाख का, वो 600 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट होगा। और उसने कहा कि सर ये जो ऑफ सीजन में भी डेली ये 3 से 4 हजार में चढ़ जाता है। उसका कहना है कि इसकी कॉस्ट आप सिर्फ 1.5 या 2 साल में रिकवर कर सकते हो। मैंने कहा तो बहुत, इसके बारे में थोड़ा सर देखो, ये बताएं। बहुत एसेट क्लास बहुत अच्छा है। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं ऐसे एसेट क्लास को डील कर चुका हूं पहले। इसको हम कहते हैं सेल एंड लीज बैक। तो 2 तरीके हैं, या तो आप सेल एंड लीज बैक कर दो। काफी डेवलपर बोलते हैं जी आप जगह ले लो, 50 लाख में ले लो, हमें वापस कर दो। अच्छा। हम भाड़े पे चढ़ाएंगे, हम अपनी फीस काटेंगे और आपको पैसा देंगे। उसमें भी मैंने नोटिस किया कि शुरू में भी 4-5% की यील्ड बन जाती है। अब आप सोचिए, आप एक एसेट ओन करते हैं जिसको आपको 4-5-6% की यील्ड बन रही है। ओवर 5 years 10 years उसकी यील्ड और अच्छी हो जाएगी, आपके परचेज प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ। और हर साल अगर मैं कहता हूं 3% भी वो बढ़ता है, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा लालची नहीं हो रहा। हाँ। 3% कह रहा हूं। हाँ। कि एक 10 साल की अवधि में वो कहता हूं 3% साल का बढ़ रहा है, तो कितना ही हुआ 10 साल में, मतलब 50-60% बढ़ गया। हाँ। और सालाना 5-4-5-6% आपको देता गया, तो आपको 9-10% का यील्ड बन सकता है उसमें। ये एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है आपके लिए, अगर आप ज्यादा समझदार हो और आप थोड़े टेक सेवी हो तो, और आप थोड़ा सा रिसोर्सफुल हो। वहां पे एक बंदा बैठा दिया, कर दिया, अपने टेक पे जमा कर दिया, मेक माई ट्रिप पे डाल दिया या एयरबीएनबी पे डाल दिया, ऐसे पोर्टल्स पे डाल दिया, तो आप हो सकता है 12% का भी साल का रिटर्न कमा सकते हो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये जम गया, चल एक और काम करते हैं उधार पे, अब हम एक और घर ले लेते हैं। ठीक है। फिर एक और घर, तो ये बिजनेस बन जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई में और बहुत सारी जगहों पे एयरबीएनबी का बिजनेस करते हैं कि मल्टीपल एसेट्स ले लेते हैं, छोटे छोटे, क्योंकि इसमें ऑप्टिमल एसेट जितना स्क्वायर फीट कम होगा उतना आपका यील्ड बेटर होगा। इसमें आप विला ले लोगे तो आपका उतना पैसा नहीं बनता। मेंटेन करना मुश्किल है, उसमें चढ़ाना मुश्किल है चारों कमरों को एक साथ। एक छोटा सा 600 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट का स्टूडियो होगा, एक कपल आएगा या फिर पेरेंट्स आ जाएंगे या कोई आ जाएगा 4 दिन या 3-4 दोस्त आ जाएंगे, तो वो ले लेते हैं। बोला ठीक है यार, 5,000 में मिल रहा है, 3,000 में मिल रहा है, 4,000 में मिल रहा है, और आपकी यील्ड बन जाती है। तो आई एम वेरी प्रो दिस एसेट। अगर आपको किसी को भी करना है तो करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो संजय भाई, अभी तक की डिस्कशन में हमने पहले बात की एसआईपी की, जिस पर आपका क्लियर कट कहना था कि बिना घबराए एसआईपी करते रहो और इंडेक्स में कीजिए और इधर उधर दाएं बाएं मत देखिए, भरोसा रखिए। फिर हमने रियल एस्टेट की बात की, तो आपने बिल्कुल क्लियरली समझाया कि किस सिचुएशन में, किन हालात में आपको अपना मकान खरीदना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और आपको क्यों किराए के मकान में रहना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। मुझे लग रहा है लोगों को काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी, हमने काफ़ी डीप तक जाकर बात कर ली। अब आम आदमी से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो हर वक्त हर आदमी के सामने आते हैं और लोग उस पर कुछ तय नहीं कर पाते। उनमें एक सवाल तो सबसे पहले यही है कि हर कोई ये कहता है कि यार 50-30-20 का एक जो फॉर्मूला है वो आप फॉलो कीजिए, कि 20% आप इन्वेस्ट कीजिए, 30% जो के पास अपनी ज़रूरतों के आसपास अपनी लग्जरी पे खर्च कीजिए और 50% ज़रूरतों पे खर्च कीजिए। अब कोई आदमी कहता है यार कि मेरी तो तनख्वाह ही 50,000 रुपये है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो उसका किराया मैं दे रहा हूँ 15,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये ऑफिस वाले पहले ही काट लेते हैं, उसके बाद मेरा खाने का भी खर्चा है, उसके बाद मेरा ऑफिस आने जाने का भी खर्चा है, तो मैं कहाँ से इतना पैसा निकालूं कि मैं उसमें से कुछ इन्वेस्ट करूं। तो एक ऐसा आदमी जो 50,000 रुपये कमा रहा है, अगर वो आपके पास आए कि सर मेरा एक पोर्टफोलियो बना दीजिए, मुझे कुछ गाइड कीजिए, तो आपकी क्या गाइडेंस होगी इसको? देखिए, सबसे पहले मैं 50-30-20 को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। मुझे लगता है वो यूएस के लिए रूल है, बिकॉज यूएस में एक नॉर्मल व्यक्ति भी $3-4 टाइप कुछ कमा लेता है। बिल्कुल, तो वहाँ चल जाता है इतना नंबर। इंडिया बहुत अभी पुअर कंट्री है इस मामले में, मतलब इनकम लेवल्स छोटे हैं इधर। तो मैं लाइफ को बकेट्स में देखता हूँ। मैं सबसे पहला बकेट जो देखता हूँ वो देखता हूँ इमरजेंसी फंड का। नीरज जी, आपको जान के हैरानी होगी कि करीबन 80 से 90% कॉर्पोरेट इंडिया पेचेक टू पेचेक रहता है
और इसमें ये कोई बात नहीं है कि किसी की 20,000 की तनख्वाह है या किसी की 2 लाख की तनख्वाह है, सबके ये हालत है। सबकी हालत। मेरा एक फ्रेंड है जो करीबन 22 साल से काम कर रहे हैं, 3 लाख रुपए महीने पे थे, जॉब चली गई। अच्छा। 1 महीने बाद फोन आता है, जी थोड़ी हेल्प कर दो पैसों से। अरे, तो मैंने बोला भाई आप इतने साल नौकरी किए, अभी भी 3 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। नहीं अजय, इमरजेंसी फंड नहीं है, सब कहीं ना कहीं लागत लग गई है, क्योंकि हर पैसे से ना रिटर्न्स की अपेक्षा है। हाँ। अच्छा ये थोड़े से है, एक काम कर तू इससे ना प्लॉट खरीद ले, अच्छा ये थोड़े से है, तू एक काम कर इससे ये खरीद ले, और इलिक्विड एसेट में डाल दे, दोस्त को लोन दे दिया, बिजनेस के लिए पैसा दे दिया, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले आपसे, सबसे जो भी ऑडियंस देख रही है, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बाल्टियों में डालो चीजों को। पहली बाल्टी है इमरजेंसी फंड, एक अच्छा इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। ठीक है। अच्छा मतलब 6 महीना मिनिमम 6 महीना। तो आपका 50,000 का इनकम है तो 50,000 का 6 गुना नहीं चाहिए, आपके खर्चों का 6 गुना चाहिए। तो अगर आप 25,000 खर्च करते हो तो 25 का 6 मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख की एफडी बिल्ड करो सबसे पहले। तो जो पैसा बच रहा है उसको आरडी में डाल दो, रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दो। अब आप बोलोगे कौन से म्यूचुअल फंड में, मतलब नो, रिकरिंग डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है। ठीक है। इससे रिटर्न्स की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, ये मेरी इमरजेंसी के लिए, भाई कुछ हो जाएगा जीवन में, जीवन इतना अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। तो जी ये पैसे मेरे सेट हो गए। ठीक है। अब दूसरी लाइफ की बाल्टी आती है, वो है आपकी हेल्थ। ठीक है। एंड हेल्थ कॉस्ट की जो इंक्रीज है वो करीबन पिछले 5 सालों में 14% के आसपास रही है। जबरदस्त। कोविड के बाद तो आप जानते हैं, कोविड में तो हालत ये थी कि मतलब 5 स्टार होटल सस्ते थे। 5 स्टार होटल में 2,000 में कमरा मिल रहा था, हॉस्पिटल में 25,000 में कमरा मिल रहा था। बिल्कुल। तो आज भी आप देखेंगे तो बहुत हॉस्पिटल जाना महंगा है। तो मैं सबसे एक ही दरखास्त करूंगा कि एक अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, और उस बीमा से एटलीस्ट 10 लाख रुपए का कवर लीजिए। काफी लोग 2 बड़ी गलती करते हैं। पहले तो कंपनी के बीमा पे डिपेंड करते हैं, कंपनी आप छोड़ दोगे बीमा खत्म। और दूसरी गलती ये करते हैं, अगर खुद का बीमा ले भी लेते हैं तो कवर लेंगे 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता भाई, घुटने की चोट का इलाज नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, घुटने की चोट का इलाज नहीं है। तो मिनिमम 10 लाख का लीजिए। अच्छा जब आप खुद का कवर लेते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। पहले साल 10 लाख होगा, उसके साथ अगले साल 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्लेम नहीं लेंगे वो बढ़ता रहेगा। आपको फैमिली फ्लोटर मिलेगा। कंपनी वाले में क्या है, 5 लाख का भी है तो जिस दिन आपने छोड़ा खत्म, फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी इस बीच एज बढ़ गई और आपने तब लिया तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो जी आप जल्दी से जल्दी मेडिकल इंश्योरेंस, आप कह रहे हैं कि अगर आपको ऑफिस से भी इंश्योरेंस मिला हुआ तो भी आप अपना इंश्योरेंस लीजिए। बिल्कुल। और सबसे अच्छा इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि उसमें और सबसे खराब वाले में साल का 3-4 हजार का फर्क होगा। उसमें आम आदमी का माइंडसेट संजय भाई ये लोगों को लगता है यार मैं प्रीमियम दे रहा हूँ 25,000 रुपए और मुझे तो कुछ मिला नहीं, और फिर वहां पर जब लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट को मर्ज कर देते हैं। वो है लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, और वो बहुत बड़ी गलती है। उस पर आपका क्या टेक है, जो लोग इस तरह का इंश्योरेंस करवाते हैं जिसमें इंश्योर्ड भी हो जाऊं, थोड़ा रिटर्न भी मिल जाऊं, और मैंने देखा ज्यादातर लोग उसको बहुत बुरा मानते हैं। आपका क्या टेक? सर देखो, मैं एक बार यहाँ एक सीपी में कुल्फी की दुकान है, वहां गया था, तो उसने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि आइसक्रीम कुल्फी नहीं होती। आइसक्रीम होती है, कुल्फी होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये जान जाना चाहिए कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इंश्योरेंस होती है। लेकिन हमारे माँ बाप पूरा आधा हिंदुस्तान तो बचपन से इसी तरह की, मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, ऐसी पॉलिसियां लेता आया है कि हम इसमें 1 लाख रुपए के लिए इंश्योर्ड भी थे, सालों तक 1,000 रुपए देते भी रहे हर 6 महीने में, और बाद में मिला 50,000 रुपए। नीरज जी आपको मैं क्या बताऊं, लग रहा है आपकी दुखती रख पे। नहीं मेरी नहीं है पर्सनल, मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं इसको लेके। मेरे एक क्लाइंट है सिंगापुर से, और उन्होंने इस तरह की 3 इंश्योरेंस की हुई थी, साल का 10-10 लाख रुपए एक में था। ऑब्वियसली ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो मतलब आप सोचिए 2.5 लाख रुपए महीना। अच्छा। वो इस चीज में डाल रहे थे। 2.5 लाख रुपए महीना। 2.5 लाख रुपए महीना। एंड उसके बाद ऑब्वियसली हमने कोशिश करी, पर वो इतना ज्यादा कमिटेड हो चुके थे कि पुल बैक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा पैसा वापस ही नहीं करते आपको। अच्छा। वो 50% वापस करेंगे। अगर आपने समझे 10 इंस्टॉलमेंट डालनी थी, आप 6 डाल चुके हैं, अब आप बोले नहीं जी मुझे आगे नहीं डालनी, तो वो 6 का आधा देंगे आपको। तो आपका जीएसटी लग जाता है, बहुत कुछ, बहुत इनएफिशिएंट है वो सिस्टम। तो कुल्फी नहीं है, कुल्फी या आइसक्रीम है, दोनों अलग कर दीजिए। इंश्योरेंस इज टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू मेक मनी फॉर यू। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्योर म्यूचुअल फंड्स, ETFs, जो भी आपको समझ आता है, स्टॉक, गोल्ड, रियल एस्टेट, जहां आपको समझ, अलग से टर्म इंश्योरेंस लीजिए, प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए। लोगों को लगता है मैं बच गया तो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, आपने मरने के लिए थोड़ी इंश्योरेंस कितने का ले, वो कैसे निकालें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं लाइफ। लाइफ में L का मतलब होता है लायबिलिटीज। आप जब भी इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, आपके ऊपर क्या लायबिलिटीज है? समझिए आपके पास एक घर का लोन है 50 लाख का, तो जी आपकी लायबिलिटी होगी 50 लाख रुपए की। I का मतलब होता है इनकम, यानी अगर आप चले गए, आज चले गए,
तो आपके परिवार को कितने साल के लिए कितनी इनकम आनी चाहिए? तो आप कहते हो जी मेरे परिवार को साल की 10 लाख रुपए की इनकम आनी चाहिए मेरे जाने के बाद 10 साल के लिए। तो वो कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। एफ मतलब फ्यूचर गोल्स। ठीक है। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की शादी, आप समझते हैं कि 1 करोड़ रुपए में ये काम होगा, तो 1 करोड़ वो हो गया। और ई मतलब इमरजेंसी फंड। आप मानते हैं कि जी 10 लाख रुपए का मेरा इमरजेंसी फंड मेरी वाइफ के लिए क्रिएट हो जाना चाहिए अगर मैं चाहता हूँ। ठीक है। तो 50 लाख का ये हो गया, 1 करोड़ का ये हो गया, 1 करोड़ का ये हो गया, 10 लाख का ये हो गया, 2 करोड़ 60 लाख की आपको इंश्योरेंस चाहिए। जाइए बढ़िया सी 2 करोड़ 60 लाख की टर्म इंश्योरेंस लीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब आपने अपने परिवार को हमेशा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका जो सीटीसी है, आपकी एनुअल इनकम है, उसका 12 गुना, क्या वो फॉर्मूला भी इसी के आसपास बैठता है? नहीं बैठेगा, नहीं बैठता। वो आपकी एलिजिबिलिटी है। वो 15 टाइम्स है शायद। 15 टाइम? हाँ 15 टाइम्स है। वो एलिजिबिलिटी है। यू कैन टेक अप टू दैट मच। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरी तनख्वाह 1 करोड़ है साल की। ठीक है। तो मैं कितना ले सकता हूँ? 15 करोड़ की इंश्योरेंस ले सकता हूँ। पर मेरा LIFE मिला के 4 करोड़ हो रहा है, तो मैं क्यों 15 करोड़ का प्रीमियम भरूं? हाँ सही बात है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स भी तो हैं। इन्वेस्टमेंट भी तो है। मैं तो उसके अलावा 4 करोड़ की इंश्योरेंस करके जा रहा हूं। तो लोग क्या है, यहां ओवर बाइंग करते हैं और फंस जाते हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके जाने के बाद आपकी लाइबिलिटीज क्या रह गई थी। आपको एक लाइबिलिटी जो आपने ली थी वो चुकानी है, आपके परिवार की इनकम को एश्योर करना है, आपके बच्चों के गोल्स को एश्योर करना है, और कुछ इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। इससे ज्यादा क्या जरूरत है भाई पैसे रखने की? देखिए लोग है ना, कोशिश यही हर चीज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। अब आपको पता है, मेरे जैसे आदमी जिसकी इनकम ठीक ठाक है, मेरे टोटल लाइफ इंश्योरेंस 4 करोड़ की है। करने को तो मैं कर लूं 10-15 करोड़ की अपनी, पर मैं नहीं करता, मेरे को जरूरत। जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास 5 करोड़ कहीं से है तो आपको इक्विटी में डालने की जरूरत नहीं, आप सीधा एफडी में डालिए, उस पर आपको अच्छा भला कितना आप वो करिए जो आपको समझ आता है। हाँ, बिल्कुल। वॉरेन बफेट बहुत सालों तक बिल गेट्स के साथ निवेश नहीं करते थे, दोनों बैठ के चेस खेलते थे, क्योंकि बोलता मेरे को तेरा धंधा नहीं समझ आता ना। इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट गलत कंपनी है, इसका मतलब ये है कि उसको नहीं समझ आता भाई, वो नहीं डालता पैसा। अब क्रिप्टो है, बहुत लोग नहीं डालते पैसा कि भाई नहीं समझ आता, तो ठीक है मत डालो, कोई चक्कर नहीं है, बट जिसको आता है वो खेलता है। तो आप ये अपनी बात पूरी कीजिए। तो आपने कहा कि अपनी आपकी जो भी फ्यूचर गोल्स हैं, आपकी लाइबिलिटी, वर्ड लाइफ याद करना है। ठीक है। L फॉर लाइबिलिटीज, I फॉर इनकम, F फॉर तो फ्यूचर पहले गोल्स, आपने बात की थी इमरजेंसी फंड की जो 6 महीने का होना चाहिए, फिर आपने ये बताया हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस। हाँ लाइफ इंश्योरेंस, ये आपकी सीट बेल्ट है। ठीक है। ठीक, अब आप मजे करिए। ठीक है, ये सेट हो गया। अब आप देखिए लाइफ के 3 बड़े रिस्क क्या है। आपकी आमदनी खत्म हो सकती है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, और किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। ये 3 ही चीजें, इससे खराब तो कुछ हो नहीं सकता। तो आपने इन तीनों के लिए अपने आप को सुरक्षित रिस्क कवर कर लिया लाइफ में। चौथा बात है निवेश। मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो हर साल डबल हो सकता है, हर साल। वो है आप खुद। मैं एक लड़के से अभी मिला, एक इवेंट पे गया था ताल कटोरा, तो वो आया मुझसे मिलने बैक स्टेज और बोला सर मैं आपकी फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। मैं सुना ठीक है, अब काफी लोग बोलते हैं, पर उसने एक बात बोली, मेरा कूदने लग गया, मैं ही कूदने लग गया। अच्छा। पता सर आपकी ना, मैंने वो मैनिफेस्टेशन एक्टिव इनकम की वीडियो देखी थी 1 साल पहले, कुछ 8-10 महीने पहले, और बोलते उस दिन मैंने लिख लिया था कि मेरे को अपनी इनकम डबल करनी है। बोलते मेरी 80,000 रुपए महीने की तनख्वाह थी, 8 महीने में 1.5 लाख कर दी। वाह। वो कम उछला, मैं ज्यादा उछला। क्या बात है। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि एक 80,000 महीना कमाने वाला व्यक्ति अब 1.5 लाख कमा चुका है, यानी अब वो इससे नीचे नहीं गिरेगा। ये सस्टेनेबल है, ये हर महीने का है, ये आपके साथ चलेगा, ग्रो होगा। और ये आपने बड़ी, संजय भाई बीच में रोक रहे हैं, बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अक्सर जब लोग इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, भले ही वो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, वो ये भूल जाते हैं कि आपको यहां से नहीं कमाना, आपको कमाना अपने काम से है, और उस काम से जो आप कमा रहे हैं वो पैसा ये इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। और आपको अपना ज्यादातर टाइम उसी काम को सीखने में लगाना। बिल्कुल। तो इस बारे में थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। देखिए ये मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी ना हमारे साथ स्कैम हुआ है। स्कैम कैसे हुआ है कि हमें घर वाले बोलते थे कि भाई बेटा 10वीं कर ले सब सेट हो जाएगा, फिर बोलते 12वीं कर ले सब सेट हो जाएगा, फिर बेटा इंजीनियरिंग कर ले सब सेट हो जाएगा, फिर MBA कर ले सब सेट हो जाएगा। तो हमने ना बड़ा क्या कहते हैं, दुखी मन से पढ़ाई करी है कि चल यार 10वीं पूरी करनी है यार, 12वीं पूरी करनी है यार। और जैसे ही MBA पूरी हुई तो रियलाइज हुआ, अरे भाई ये तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। अब इसके लिए एक्सेल सीखना पड़ेगा, इसके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी पड़ेगी, इसके लिए इवेंट्स पे जाना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंसेस पे जाना पड़ेगा, CFA करनी पड़ेगी, लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो वो तो दुनिया ही अलग थी। रूल ऑफ द गेम ही चेंज हो गया। रूल ऑफ द गेम ही चेंज हो गया। बोलते तुमने तो कारपेट हटा लिया हमारे नीचे से। तो आप जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि एजुकेशन विल नॉट कीप यू अप, स्किल्स विल कीप यू अप। एजुकेशन आपके लिए होती है कि आप एक सिचुएशन को समझे, एक डिसिप्लिन को समझे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से डरे ना। तो अगर आप x² + y² = z² सीख रहे हैं,
लेट्स से हाइपोटेन्यूज थ्योरम सीख रहे हैं, तो वो हाइपोटेन्यूज थ्योरम शायद आपके लिए रोज काम का नहीं है, पर वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। बिल्कुल, कि एक्स कैसे ढूंढते हैं, वाई कैसे ढूंढते हैं, लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। तो ये एजुकेशन का महत्व है, पर स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्किल्स आपकी चालू होती है जब आप जॉब में जाते हैं या किसी काम से पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे आप फ्रीलांस करें, चाहे आप बिजनेस करें। आप राइटर हैं तो फॉर एग्जांपल आप राइटिंग से, अगर आप राइटिंग की स्किल को होन नहीं करेंगे, राइटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा वो पढ़ेगा, जितना ज्यादा वो कंटेंट कंज्यूम करेगा, हम भी वही करते हैं। मैं भी 4-4, 5-5 घंटे पॉडकास्ट देखता हूँ, सुनता हूँ, स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, तब जाके कुछ बोल पाता हूँ। मनोज मुंतशिर जी से मिला था, तो वो बोले थे जो भरता है वही छलकता है। बिल्कुल, तो पहले भरना पड़ेगा तभी छलकेंगे। तो स्किल्स पे फोकस बहुत रखिए, एक्टिव इनकम में एक्टिव हो जाइए और पैसिव इनकम में पैसिव हो जाइए। लोग उल्टा कर रहे हैं, लोग अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं कि कैसे मार्केट से आ जाए, है ना, पैसा। वो नहीं आ सकता, जबकि वो अपने आएगा, लेकिन वो अपने पेस से वो आएगा, समय से आएगा। हाँ जी, जैसे जैसे बच्चे के दांत जब आएंगे तभी आएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा हुआ और आप सोचे कि 2 महीने में चलने भी लग जाए और उसके दांत भी आ जाए। बिल्कुल। तो ये संयम का गेम है यहाँ पे भी और वहां पे भी, पर वहां रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल पॉसिबल है। हाँ। आपकी 25,000 की तनख्वाह 3 साल के अंदर 2.5 लाख भी हो सकती है। पर यहां कोई शेयर 25,000 का खरीदा, ये गारंटी नहीं है कि वो 2-2.5 साल में 2.5 लाख का हो जाएगा। हाँ, चांस ये है कि 25 का 12.5 जरूर रह जाए। आप कह रहे हैं आप अपने काम में बेहतर होइए, वहां से पैसा कमाइए और फिर उस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ना कि आप ये सोचेंगे मैं पैसा कमाऊंगा यहाँ से। अगर आप उस काम में लग गए तो फिर आप अपने आप को, जैसे आपने कहा ना, कि एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा लेंगे, उससे निकल नहीं। अच्छा, आप समझिए, मैं कितने लोगों को देखता हूँ दोपहर को 3:30 बजे कमरे से बाहर निकलते हैं, मार्केट्स खत्म हुए, मुंह लटका हुआ है कि आज हार गए, पैसे खत्म, मतलब वो लॉस हो गया। कुछ लोगों का स्ट्रेस एंजाइटी होता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पोजीशन होल्ड कर लिया, अब अगले दिन का वेट कर रहे हैं, अब टेंशन हो रही है शाम को ट्रंप क्या बोलेगा। क्यों आपको ये सब करना है भाई? क्यों आप परिवार के साथ टाइम नहीं निकालना चाहते? अब वो बंदा खाना खा रहा है पर उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, ट्रंप का टैरिफ, ट्रंप का टैरिफ, ट्रंप का। क्यों? डालेगा नहीं डालेगा, तुम्हें क्या परवाह है? तुम अपनी निवेश करते रहो, तुम अपनी सीट बेल्ट पहनो, तुम अपने काम पे लगो। सिंपल, सीट बेल्ट पहनो, काम पे लगो और इसको चलने दो। तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। और देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, दुनिया में जितने लोग ट्रेड करते हैं उनकी लाइफ छोटी होती है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल काम है। बर्नआउट वर्ड यूज होता है, ठीक है? आप ट्रेडिंग डेस्क देखेंगे यूएस में, जहां हेज फंड्स के ट्रेडर्स होते हैं, वो 32-32, 34-34 साल तक तो खत्म हो जाते हैं, उनसे काम नहीं होता। पर वो उस टाइम में बहुत तेजी से पैसा कमाते हैं, पर वो पैसिव इनकम से नहीं कमाते, एक्टिव से कमाते हैं। बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं दूसरों के पैसे से। तो मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप एक्टिव इनकम, स्किल बिल्डिंग अपने लिए आज लेवरेज क्रिएट कीजिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, पर्सनल ब्रांड बनाइए, कंटेंट लिखिए, ये करो ना यार। ये इसके पीछे क्या पड़ा? अगर आप एक ही चीज पर डिपेंडेंट हो जाएगी तो इमोशनली सारी आपकी एनर्जी वो सक, और खासकर ये स्टॉक मार्केट, हाँ ठीक है? तो स्टॉक मार्केट तो इमोशनल जॉय राइड है ना, हाँ, कि कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। हाँ बिल्कुल। और जैसे हमने इस डिस्कशन में वॉरेन बफे का इतनी बार जिक्र किया, वो भी कई अक्सर ये कहते हैं कि मैं स्टॉक्स नहीं देखता हूँ, मैं बिजनेस देखता हूँ, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ। और एक बार अगर मुझे बिजनेस पसंद आ गया तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट गिर रही है, मार्केट कहाँ जा रही है, मुझे सिर्फ उस बिजनेस से लेना देना है। बिल्कुल, तो आपको लगता है कि ज्यादातर लोग चूंकि इतना लंबा नहीं सोचते हैं, पढ़ते भी नहीं है, वॉरेन बफे तो आज भी 5 से 6 घंटे तब तक पढ़ते हैं, तब नहीं पता कितना पढ़ते हैं। लोगों को सिर्फ ये है कि यार एक वही है कि लॉटरी माइंडसेट, बस लॉटरी माइंडसेट है, सही वर्ड यूज किया आपने। लॉटरी माइंडसेट है कि जैसे ऐसा कोई स्टॉक मिल जाए, ऐसा कोई पेनी स्टॉक मिल जाए जिस पर इतने सारे यूट्यूब वीडियो भी बनते हैं कि रातों रात अमीर हो जाऊं। तो ये आपको लगता है कि, लेकिन संजय भाई इसी से सवाल ये निकलता है कि बहुत सारे जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, क्या उन्होंने भी इस लॉटरी माइंडसेट को बनाने में अपना रोल निभाया? हालांकि बहुत पॉजिटिव काम भी उन्होंने किए हैं, लेकिन क्या ये जो लॉटरी माइंडसेट है, इंस्टिगेट किया उन्होंने भी कि ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा, झूठी उम्मीदें किसी को दिखाना, जबकि आप खुद समझते हैं कि जैसे हमने कहा ना कि आप पेशेंस से पैसा आता है, तुक्के से नहीं आता, और फिर जब वो नहीं आता तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसमें इन्फ्लुएंसर्स का क्या रोल है? सभी खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग आपको लगता है जानबूझ के एक तरह से लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल। और इसमें देखिए, मैं लोगों से कहता हूं कि अगर किसी के घर एक कुत्ता है और उसने बाहर लिख दिया बीवेयर ऑफ डॉग, और आप अंदर गए और कुत्ते ने आपको काट लिया, तो गलती कुत्ते की नहीं है, आपकी है। वो इसलिए है क्योंकि उसने तो लिख दिया था ना बीवेयर ऑफ डॉग। तो बायर बीवेयर होता है, यानी कि आपको अगर कोई ऐसी चीज लग रही है कि जो बहुत ज्यादा मतलब लुभावनी है, तो वो डेंजरस है। जैसे हम कहते हैं जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल है, तो अगर आप जंगल में सुंदर लड़की देख रहे हो तो अधिकांश वो चुड़ैली होगी। और ऐसे स्कैम्स लोगों के साथ होते हैं, बहुत कुछ होता है, टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन है। तो आप
ये याद रखिए कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको साल का 10, 12, 14% से ऊपर का प्रॉमिस वर्ड यूज कर रही है, तो इट इज नॉट अ राइट अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई 10, 12, 14% बोल रहा है, उसके बाद आपको उसको इवैल्यूएट करना है। इसे हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसे कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई। आप अंधा किसी के नॉलेज पे डिपेंड नहीं कर सकते। संजय भाई, इससे पहले कि मैं कुछ छोटे सवालों पे आखिर में जाऊं, एक सवाल ओवरऑल जो हिंदुस्तानियों का इन्वेस्टमेंट को लेकर एक आउटलुक है या टेम्परामेंट है, उस पर पूछूंगा। आज अब तो फिर भी कोविड के बाद कुछ चीज़ें बदली हैं, एसआईपीज हो रही हैं हज़ारों करोड़ में, इतने डीमैट अकाउंट खोले हैं, लेकिन उससे पहले तक अभी भी मैं कहूँगा मोटे तौर पर शायद 85-90% लोग अभी भी उनको स्टॉक मार्केट को लेकर कह सकते हैं कि एक रिलक्टेंस है ना, डाउट है, अभी वो एफडी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्या आपको लग रहा है चीज़ें बदल रही हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी एक फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, उस तरह की अवेयरनेस नहीं है? क्योंकि आप तो खैर बहुत लोगों से मिलते होंगे, मैं भी ऐसे लोगों से मिलता हूं जो मुझसे कहीं गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने इन्वेस्ट कहां किया, तो मैं देख के हैरान हो जाता हूं कि उनको इन्वेस्टमेंट की कुछ समझ नहीं है। और मैं ये देख के ज्यादा हैरान हो जाता हूं कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं तो फिर आप इतना पैसा कमा किसके लिए रहे हैं? क्योंकि पैसे का आखिरी इस्तेमाल तो यही होगा ना कि आप उसको इन्वेस्ट करें तभी वो ग्रो करेगा। तो इस पूरे जो हिंदुस्तानियों का टेम्परामेंट है या आउटलुक है इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक सर ये पास्ट में जो हमारा माइंडसेट बनाया गया है उसका अभी तक बहुत फार रीचिंग इफेक्ट है। हमने जो लोगों के पास आज पैसा है वो अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र मेरे हिसाब से 35 से लेके 55 के बीच में होगी। ठीक है। उनके पेरेंट्स ने जो उनको जीवन दिया था वो बहुत अभाव का जीवन था। लोगों के पास पैसे नहीं थे। मुझे आज भी याद है सर, मैं हर मेरे फादर के बर्थडे पे हम लोग तिरुमला जाते थे। तो बॉम्बे से एक ट्रेन चलती थी, रेनीगुंटा करके एक जगह है, तो हम रेनीगुंटा उतरते थे, फिर वहां से बस लेते थे। तो उस ट्रेन में हम स्लीपर क्लास में जाते थे और मैं बर्थ पे नहीं, जमीन पे सोता था। तो मैं उस अभाव की पैदाइश हूं। तो इतना हमने देखा है उस टाइम पे, मतलब अभाव देखा है कि करेज टू इन्वेस्ट ही नहीं था। पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये तो मेरा कन्विक्शन बिल्ड हुआ। देखिए भगवत गीता के 4th अध्याय के 40वें श्लोक में बहुत अच्छी चीज लिखी है कि अज्ञान च श्रद्धाना च संशयात्मा विनश्यति ना या लोकी अस्ति परो ना या लोको अस्ति परो ना सुखम संशयात। यानी कि जिसके पास ज्ञान नहीं है और जिसके पास कन्विक्शन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसी संशय आत्मा का विनाश होना तय है। ना या लोको अस्ति परो ना सुखम संशयात्मा, यानी कि ना ही इस इन्वेस्टमेंट में ना किसी और इन्वेस्टमेंट में, ना ही इस जॉब में ना किसी और जॉब में, ना सुखम संशयात्मा, ऐसा इस संशयात्मा को सुख नहीं प्राप्त होगा। तो जो चीज आपको सुख देती है वो है आपकी क्लियर नॉलेज एंड ग्रेट कन्विक्शन, और कन्विक्शन बिना नॉलेज के नहीं आती। संजय भाई, मुझे ये लगता है अगर थोड़ा और इसके हम पीछे जाएं, क्योंकि एज ए सोसाइटी जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जैसा जिसका जिक्र आपने भी किया, कि हमें बचपन से लगता है कि हमारे डिसीजन हमारी तरफ से कोई और लेता रहा है। छोटे थे तो हमें किस स्कूल में जाना था पेरेंट्स ने तय किया, फिर जब +1 या +2 में हो तो कौन सा कोर्स करना ये भी आस पड़ोस के मोहल्ले के लोगों ने बताया, फिर जॉब उसी कोर्स के बेस पे जॉब मिल गई, इंजीनियर बनेगा। लेकिन पर्सनल फाइनेंस या पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है वो हमें चूंकि बता नहीं रहा, और उस एज तक हमारा कॉन्फिडेंस भी डिसीजन मेकिंग का जा चुका है, इसलिए फिर हम वहां पर अश्योरेंस ढूंढते हैं, श्योरिटी ढूंढते हैं। इसीलिए आपको लगता है क्योंकि अगर बच्चे को बचपन से डिसीजन मेकिंग की आदत डाली जाए तो शायद वो रिस्क ले फिर आ गया। बिल्कुल सर, और उसको रिस्क के साथ है ना वैल्यू एट रिस्क समझाना बहुत जरूरी है। फाइनेंस में एक टर्म होता है जिसे हम वैल्यू एट रिस्क कहते हैं कि मैं कितना खोऊंगा इसमें। मैं आपको क्या बोला, आज मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरे को रिवॉर्ड ज्यादा दे रहा है, रिस्क कम दिख रहा है। तो ये अच्छी एंट्री है ना, अच्छी एंट्री है, पॉसिबली अच्छी एंट्री है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, आप गारंटी कर दो कि 5% भी नहीं गिरेगी मार्केट। यार मैं भगवान थोड़ी, हो सकता है 10 भी गिर जाए, या लिख के दो कि और 20% नहीं गिरेगी। हाँ, हो सकता, कुछ भी हो सकता है भाई। कल को अमेरिका ने चाइना पे बम गिरा दिया, मैं क्या करूंगा? या कोई भी क्या करेगा उस दिन? आप मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, आप सर्टेनिटी, आप क्या करो, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो 80% सर्टेनिटी में डाल दो, 20% आप रिस्क लेना चालू करो, और छोटे छोटे स्टेप्स लो रिस्क लेने के। आपने बॉन्ड्स ले लिए, कोऑपरेटिव बैंक कर लिया, फिर निफ्टी 50 कर लो, ठीक है? तो धीरे धीरे रिस्क मेजर पे आगे बढ़ो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बहुत सारी लेडीज आती हैं घर, मतलब जो सिंगल होंगी या जिनके हस्बैंड साथ में नहीं है, डिवोर्स हो गया है, नाउ दे आर लेफ्ट विद सम मनी बिकॉज एलिमनी मिला, या फिर कुछ मंथली मेंटेनेंस आ रहा है, दे हैव अ किड हु दे हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड देन सडनली दे कम टू मी एंड से कि सर कैसे इन्वेस्ट करें? मेरे को बहुत डर लगता है। 500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करो, 500 रुपए की डालो, अकाउंट से जाने दो 3 महीने बाद वो अपने आप 1000 हो जाए। आदत तो डालो, आदत डालो, हैबिट डालो। और मैं बता रहा हूं आपके शो पे ये बात कि women are far better because they don't have gambling
वो जो होता है ना, प्रवृत्ति, हाँ, उनमें पेशेंस है, उनमें पेशेंस बहुत है, तो वो खेलती हैं गेम को आराम, मतलब हाँ सर 10 साल हाँ डाल देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चा सिक्योर है क्या, उनका पॉइंट है कि तो हमें पता होता है यार 10 साल में तो ठीक ही निकाल लेंगे। और तो रिश्ते भी ऐसी निभाती है ना, आदमी का तो रिश्तों आदमी का रिश्तों का टेम्परामेंट भी ऐसा ही है। खैर, आपने जो बात की उस पर मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण याद आ रहा है, आपने भी सुना होगा कि नॉर्थन रॉथस्चाइल्ड नाम के एक ब्रिटिश बैंकर थे, उनका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, जब नेपोलियन हारा था 1815 में, वॉर ऑफ वाटरलू अगर मैं गलत नहीं हूं, तो रॉथस्चाइल्ड ने कहा था कि अगर बाजार में खून बिखरा हुआ है तो ये मौका है आपके लिए कि आप बाजार में एक दुकान खरीद लें। सही कह रहे हैं। तो जब चारों तरफ केओस है और कोई भी हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, तभी तो वो अपॉर्चुनिटी है ना, और अगर सब कुछ ही ऊपर चढ़ रहा है तो फिर वो आपको चीजें वहां पर सही वैल्यू मिलेंगी नहीं, आप नहीं बना सकते। हाँ। और मैं ये कहूंगा कि जैसे कोविड का टाइम आया 2020 में, बहुत लोग डरे हुए थे, पर बहुत बिजनेसमैन ने इमीडिएटली पिवट करके मास्क बनाए, हाँ, और वो हैंड सैनिटाइजर बनाए, हाँ, और उन्होंने जितना लाइफ टाइम में नहीं कमाया था, हाँ, उतना वो 2 साल के अंदर कमा। तो ये आप देखिए, आप प्रॉब्लम स्कैनर हैं या आप अपॉर्चुनिटी स्कैनर हैं, ये तो आपका पर्सनल नेचर है। हर एक व्यक्ति होता है जो इसको हर टाइम अपॉर्चुनिटी दिखती है, हाँ मार्केट गिरी, अपॉर्चुनिटी आ गई, मार्केट चढ़ी, हाँ ये वाली अपॉर्चुनिटी आ गई। तो यू आर योरसेल्फ, यू हैव टू चेक कि आप प्रॉब्लम स्कैन करते हो कि अपॉर्चुनिटी स्कैन करते हो, आप हाई हाई कर रहे हो या बोले नहीं यार है, मजा आ रहा है, मजा इसमें कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, इसको मैं अगले सवाल पे जाऊं जो आपने कहा ना, मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप इन्वॉल्व हैं, आप उस पर नजर रखें, तभी तो आप अपॉर्चुनिटी भी सेंस कर पाएंगे। जैसे कोविड की अगर मैं बात करूं, जो भी मार्केट पे नजर रखता है वो जानता है कि इन्फोसिस का शेयर प्राइस क्या है, लेकिन कोविड के टाइम जब वो 300 रुपए का आया, तो आप तभी सेंस करेंगे ना ये डिस्काउंट पे, जब आप नजर रख रहे होंगे मार्केट पे। अगर आपने ऐसा कभी मार्केट में झांक कर ही नहीं देखा तो आपको क्या पता चलेगा कि वो 400 रुपए में जो इन्फोसिस मिल रहा था वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और दोबारा कभी नहीं आएगी। सर जब तक आप पिच पे नहीं बने रहोगे, आपको लूज बॉल को खेलना ही नहीं है। आप बोलो मैं अचानक से पिच पे उसी दिन पहुंचूं जब लूज बॉल हो, दैट्स नॉट गोना हैपन, और दैट मे हैपन, बट वो शायद एक आधी बॉल के लिए होगा, और उससे तो रादर मैं कहता हूं कि पहली बॉल आपको कड़क पड़नी चाहिए। जैसे हमें 2008 में कड़क थप्पड़ पड़ा, जनवरी में स्टार्ट किया और धनाधन मार्केट नीचे गिरी, हम सीधे हो गए। मैं कहता हूं ये 2020 में जो घुसे हैं ना, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है कि वो 2024 तक ठीक ठाक पैसा बना लिया, अब उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो। संजय भाई, मैं चाहूंगा कुछ ऐसी चीजें जिस पर छोटे छोटे आपके जवाब हों, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी नॉलेज का फायदा उठा सकें। जितने भी आपने दुनिया में कामयाब लोग देखे, खासतौर पर अगर मैं कामयाब इन्वेस्टर्स की बात करूं, 3 ऐसी कॉमन चीजें उनमें आपने क्या देखी, 3 कॉमन ट्रेट्स क्या देखे उनके? पेशेंस, अपग्रेडेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अपग्रेडेशन से मतलब स्किल वाइज? हाँ, स्किल वाइज, कंसिस्टेंट रीडिंग लगातार। मैंने कोई ऐसा निवेशक नहीं देखा जो शायद दिन में 3-4 घंटे मिनिमम, बता रहा हूँ, नहीं पढ़ता होगा, और उससे ज्यादा ही होंगे, बट मिनिमम 3-4 घंटे पढ़ते होंगे। ठीक है। और जो कहते होंगे महीने में 4 बुक्स 5 बुक पढ़ेंगे। और जब ये कहते हैं कि जो 95% जो हिंदुस्तान में जो ट्रेडर है वो एफडी के बराबर भी रिटर्न नहीं बना पाता, उसका क्या आप रीजन देखते हैं? उसका रीजन है सर कि लोगों की अपेक्षाएं खराब है। तो वॉरेन बफेट का इस पे एक स्टेटमेंट है कि रिश्ते वही लंबे दिखते हैं जिनमें अपेक्षाएं कम हो। तो आप अगर अपेक्षा रखोगे कि ट्रेडिंग से आप 40% 50% साल का रिटर्न बनाओगे, तो वो नहीं होने वाला, और यही अपेक्षा लेके वो लोग मार्केट में आते हैं। और लोग यहाँ पे जो है दिहाड़ी मजदूर मेंटालिटी से आते हैं कि सुबह उठाएंगे भाला, कुछ खोदेंगे और 300-400 रुपए निकाल के 1000 रुपए लेके आ जाएंगे, तो आप पैसा नहीं बना सकते। इसी पर किसी ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे याद दिया रहा, आप बताइएगा। उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट का या इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यह है कि 5% टाइम आपको खरीदना है, 5% टाइम आपको बेचना है, और 90% कुछ नहीं करना। और ये जो कुछ नहीं करना है सबसे मुश्किल पार्ट, बहुत मुश्किल पार्ट है सर। नॉन एक्टिविटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब आप सोचो, आप स्क्रीन के सामने बैठे और आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, ये भी एक डिसीजन है। वैसे लत है, वैसे हाँ, ये लत है खरीदने की। एक बार आपको लगता है लत पड़ जाती है कुछ लोगों की कि आज कुछ नहीं खरीदा, या आज कुछ बिल्कुल नहीं। एक है देखिए खरीदना, एक है ट्रेड करना। आज कुछ ट्रेड ही नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग क्या होगा, सुबह ट्रेड अच्छा निकल गया, 5000 रुपए बन गए, चल 5 तो बन ही गए, एक ट्राई और मारते हैं, ठीक है, तो वो अगला करेंगे, हो सकता है 5-0 हो जाए। एक व्यक्ति है जिसने ट्रेड किया और लॉस ले लिया 5000 का, बोलता है साला अब तो पैसा वापस कमाना है, चल एक और ट्रेड करते हैं। 5 गया 10 भी जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ता है। रूल्स आर रूल्स, बस रूल्स आर रूल्स। अगर आप रूल्स के हिसाब से चलोगे ना, आप कभी नहीं फॉल्टर करोगे। और आजकल जो इन्फ्लुएंसर या फिनफ्लुएंसर भी इनको कहते हैं, ये भी हमने एक ट्रेंड देखा है कि वो फेक स्क्रीनशॉट लगा देते हैं कि मैंने आज ट्रेडिंग की और इतना पैसा बनाया। ये तो आपको नहीं लग रहा कि एक तरह से क्राइम है? क्राइम, आई थिंक दिस शुड बी कॉल्ड आउट एंड इट शुड बी पनिश्ड टू द हाईएस्ट एक्सटेंट, बिकॉज इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है। एंड लकीली सेबी ने बहुत अच्छे एक्शंस लिए हैं कि अब हम अपनी P&L नहीं दिखा सकते,
ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, काफी कुछ उन्होंने किया है। तो आई थिंक आई रिस्पेक्ट व्हाट सेबी हैज डन, क्योंकि एट लार्ज बहुत बड़ा गलत इंपैक्ट। लेकिन आप मानते हैं ऐसी प्रैक्टिस हो रही है? बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। टेलीग्राम पे ग्रुप्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, हम आपका 5,000 रुपए 50,000 रुपए, सॉरी 5,000 से आपको 50,000 रुपए से डेली 5,000 बना के देंगे। और अगर वो कर ही पाता तो खुद का करता ना, तुम्हारा क्यों करता? चंपत हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं डोंट एनवी द रिच, एनवी द फ्री। उससे ईर्ष्या करो जो फ्री है, क्योंकि उसके पास सबसे बहुमूल्य चीज है वो उसका टाइम, क्योंकि वही तो सबसे स्कार्स है ना। करेंसी तो बहुत है, आप कितना भी बन सकते हो। इलॉन मस्क 0 से बन गया ना 400 बिलियन, तो वो तो इकट्ठा कर सकते हो आप जीवन काल में, पर समय थोड़ी इकट्ठा कर सकते हो। वो 55 का हो गया तो हो गया। बिल्कुल। इस पर एक बड़ी अच्छी चाइनीज मुझे कहावत भी याद आती है कि उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बंदर के आगे 10,000 रुपए रखेंगे और 6 केले रखेंगे तो बंदर क्या करेगा? 6 केले ले लेगा, क्योंकि बंदर को ये नहीं पता कि 10,000 रुपए ले लूंगा तो इससे मैं 600 केले भी ले खरीद सकता हूँ। तो वो रॉथस्चाइल्ड का एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि इफ यू आर बिजी ऑल द टाइम यू हैव नो टाइम टू मेक मनी। क्या बात। तो अगर आप पूरा टाइम एक्टिविटी में ही लगा देंगे तो आपके पास पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंडिया में आपको क्या लगता है, इतने इन्वेस्टर हुए, आप सबसे ज्यादा इंप्रेस किससे हुए हैं? राधाकिशन धमानी जी से। अच्छा, और क्या बात इंप्रेस की उनकी आपको? वेरी पेशेंट, बहुत पेशेंस है, बहुत। और आई थिंक उनके इन्वेस्टमेंट्स के अलावा उनका जो बिजनेस करने का तरीका है, डीमार्ट, इट्स अ 3 लाख करोड़ कंपनी, रिटेल जायंट है इंडिया का। पर आपको मजेदार बात बताता हूं, उन्होंने पहले स्टोर से दूसरा स्टोर करने में 4 साल लगाए थे। उन्होंने कहा मुनाफा आएगा अगला स्टोर बनेगा। उससे क्या होता है, डिसिप्लिन क्रिएट होता है। उन्होंने डिसिप्लिन क्रिएट किया। आज उनके 350 स्टोर है, साल में 40-40, 50-50 स्टोर खोल देते हैं। और उनको पहले 8 साल में उन्होंने सिर्फ 37 स्टोर खोले थे। डिसिप्लिन क्रिएट किया, उन्होंने स्केल किया बिजनेस को। ये स्टार्टअप्स की तरह नहीं पैसा ले लेके जला जला के काम किया, उन्होंने रियल प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट किया। आज कोई भी पैरामीटर देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर देखो, आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखो, स्मॉल नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो, डीमार्ट से अच्छा रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट जो बहुत बड़ा KPI होता है रिटेल में, ये सब देख लो, कोई छूता नहीं है उनको। रिलायंस नहीं छू पाता। तो आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन, ही इज सो क्लियर ऑफ व्हाट ही वांट्स। और घोड़े के भी घोड़े हैं, मतलब वो मतलब इतना नैरो चलते हैं कि वो गलत ही नहीं हो सकता। उनके YouTube पे बड़ी अच्छी स्पीच भी है, आपने भी शायद सुनी होगी, 100 करोड़ वाली। हाँ, अभी पीयूष गोयल साहब ने जो स्टार्टअप का महाकुंभ था उसमें एक स्टेटमेंट दिया था, उस पर काफी विवाद भी हुआ। आपका क्या टेक है उस पर? अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्टेटमेंट शायद यही था कि हिंदुस्तान में लोग जो स्टार्टअप है ये फूड डिलीवरी ऐप तैयार कर रहे हैं ना, और चाइना में बहुत कुछ हो रहा है। आपका क्या टेक है उस पर? सर देखिए, चिकन एंड एग स्टोरी है। आज तक हमारे गवर्नमेंट ने शायद स्किलिंग पे उतना फोकस किया ही नहीं है। एक बार टिम कुक से पूछा गया तुम चाइना क्यों जाते हो, बोलता है विश्व में इतनी स्किल्ड पॉपुलेशन एक जगह पे सिर्फ यहीं मिलती है। ये उनका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है कि देयर इज नो टैलेंट, मतलब द ओनली प्लेस वेयर देयर इज सच ह्यूज टैलेंट पूल व्हिच इज स्किल्ड इज चाइना। तो हमने स्किलिंग पे क्यों नहीं काम किया? हमारे पास भी तो सबसे बड़ी जो धरोहर है वो हमारी मैन पावर ही है। तो अगर हमने नहीं किया तो कहीं तो कमी हम में भी रह गई कि हमने स्किल ही नहीं किया उनको। अच्छा, इंडिया एग्री से सीधा सर्विस सेक्टर में जंप कर गया बिकॉज मेहनती लोग थे, इंग्लिश बोल पाते थे, तो TCS बन गई, इन्फोसिस बन गई, तो बीच का मैन्युफैक्चरिंग का पूरा वो ग्रोथ ही मिस हो गया। अब जाके वो कुछ चालू हुआ है, तो टाइम तो लगेगा क्योंकि आपके नेचर में नहीं है ना। सेकंड देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेकंड नेचर। आज मैं किसी भी, चलो एक IIT दिल्ली चलते हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, 500 लोगों को खड़ा करते हैं, बैठाते हैं स्टूडेंट्स को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछे, आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? मेरा नाम बदल देना अगर 10% से ज्यादा हाथ उठ जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट IIT दिल्ली, क्योंकि मैं कर चुका हूं, IIT दिल्ली में ही कर चुका हूं। कुछ 150 लोगों की क्लास थी, 7 लोगों ने हाथ ऊपर किया था कि मैं बनना चाहता हूं एंटरप्रेन्योर। तो पहले तो यही खत्म हो गया। अब उस 7 में से भी पूछो कि भाई तुम में से मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग जाना चाहते हैं, शायद एक बात भी नहीं उठा होगा। तो आप ये समझिए कि अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एक पाप के समान देखा जाता है कि यार जिंदगी में कोई पाप किए होंगे तो मैन्युफैक्चरर बने। लाइसेंस लेना, उसके बाद 10 तरह के चेक, GST, PST, ये वो। आदमी बोलता है ट्रेडिंग कर लो, इससे चावल खरीदो, इधर बेचो, पैसे कमा लो बीच में। आदमी को तो पेट पालना है। कह रहे हैं कि उसका इकोसिस्टम नहीं है, टैलेंट तो है हमारे। टैलेंट हमारे सब कुछ है जी, अपन रिसोर्स को यूज तो करें। यही लोग बाहर जाकर बड़ी कंपनियों के CEO बन रहे हैं, वहां सारा बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। इसका मतलब वो एक टैलेंट तो है ना उनमें। बिल्कुल, हमने मौका नहीं दिया। धीरे धीरे अब हो रहा है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, थिंग्स हैव इंप्रूव्ड, बट इतने टाइम का जो बैकलॉग है वो कुछ सालों में नहीं निपट सकता। इट विल टेक अनदर 20-25 इयर्स। चाइना, आप चाइना जाके देखिए, आपको लगेगा ही नहीं हम इस जन्म में चाइना बन सकते। हाँ, अरे चाइना की वहां से जो मैं वीडियोस देखता हूँ, लोग कह रहे हैं कि तो US से भी 50 साल आगे निकल गए। सर मैं तो 2017 में गया था चाइना, 2 बार गया था बाय चांस, वो कुछ हम लेने गए थे।
मैं तो, मेरे को तो लगा कि हम पता नहीं कब बहुत दूर हैं। हम वो कहते हैं, मजाक करते हैं, अगर आपको अपनी औकात देखनी है तो आप दुबई चले जाओ, और आपको देश की औकात देखनी है तो चाइना चले जाओ, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। नो ऑफेंस, देखिए वी हैव टू लर्न, बिल्कुल, ठीक है, मजाक थोड़ा व्यंग अपनी जगह, आई लव माय कंट्री, आई हैव डीप प्राइड टुवर्ड्स इट, बट एटलीस्ट इतना तो हक होता है कि हम चाहते हैं कि इंप्रूव करें। जो वो जहां पहुंचे हम भी वहां पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, बट टाइम लगेगा और उस लेवल का एफर्ट मारना पड़ेगा। चाइना में मैं देखता हूं विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स इज मैसिव। आप मॉल्स में जाइए, मतलब पूरा पूरा शोरूम वो मैनेज कर रही हैं, और शोरूम छोटे नहीं उधर, कोई 15,000 स्क्वायर फीट का, 50,000 स्क्वायर फीट का, कोई 30,000 स्क्वायर फीट का, और लेडीज मैनेज कर रही हैं, और वो हिंदी बोलती हैं आपसे। मतलब दे आर सो कनेक्टेड टू द ऑडियंस। और लोग कहते हैं चाइना में चीप माल मिलता है, ऐसा नहीं है। इंडिया चाइना से चीप माल खरीदता है, वहां पे AA+ काम का माल भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, वो तो कहते भी है कि उनको कोई सेम प्रोडक्ट अगर उनको यूएस को देना है तो अलग क्वालिटी का है, आप जो खरीद रहे हैं आपको अलग तरह का है। वो तो यहाँ का जो हमारा यहाँ का कह सकते हैं जो ट्रेडर है, हाँ, जो वहां से वो जानता है कि इंडिया में जो लड़ी बिकेगी वो तो 10 रुपए वाली बिकेगी, तो वो 5 वाली लाएगा, वो उसी हिसाब से उनको बना के देगा। बिल्कुल। तो एंड ऑफ द डे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था, भारत के तो भगवान भी चाइना में बनते हैं, ये आर्टिकल था। और मुझे इतनी शर्म आई उस दिन, मतलब यार देखो यार क्या बुरा हाल है। हमारे भारतीयों को भी पूछ लेना चाहिए यार, ये आइडल कहाँ से बनी है, कोई राजस्थान से बनी हो, कोई हमारे देश में कहीं कोने से बनी हो जहां से शिल्पीकार अच्छे होते हैं, वहीं से खरीद लेते हैं, चल थोड़ा ज्यादा दे देंगे पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये सारी चीजें हमें इंडिया को बहुत सीखना है। अगर सीखने का मोड रहेगा तो इंडिया आगे जरूर भागेगा, बिल्कुल भागेगा। बिल्कुल। और संजय भाई एक आखिरी सवाल आपसे, इंडिया की बात है, इंडिया पर ही हम खत्म करते हैं। अभी जो कुछ शेयर मार्केट में चल रहा है, जिस जगह हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी है, स्टॉक मार्केट में रिकवरी आप कब तक देखते हैं? हेडरूम क्या देखते हैं आगे ग्रोथ का? ये जो कह रहे हैं कि सेंसेक्स 1 लाख तक भी जा सकता है, आपको लग रहा है कि मोमेंटम दोबारा पकड़ने में टाइम लगेगा और कब तक पकड़ा जाएगा? एक अर्निंग्स का सीजन अच्छा आ जाए, आई होप यही हो वो सीजन, अप्रैल वाला, जब लास्ट क्वार्टर सबका अनाउंस हो रहा है, तो एक अगर सीजन अच्छा आ गया तो सब बदल जाता है। मैं एक बात कहता हूं, मार्केट्स आर इमोशनल इन द शॉर्ट टर्म बट फंडामेंटल इन द लॉन्ग टर्म। तो जैसे गुड न्यूज आएगी तो ये भाग भी जाएगी, और फिर सब लोग ऐसे बैठे होंगे सर पकड़ के कि अरे यार काश हमने बेच दिया, खरीद लिया 22,000, या ना बेचा होता। हाँ, ना बेचा होता। और यही अगर 5% नीचे चला जाएगा तो लोग बोलेंगे अरे देख हमने तो कहा था ना 5% नीचे जाएगा। बट मैं तो रिस्क रिवॉर्ड पे वर्क करता हूँ कि रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना। मेरे लिए रिवॉर्ड अभी भी बहुत है, पर रिस्क मेरे को लग रहा है कि सबसे एट दिस पॉइंट वी आर सिटिंग एट अ पॉइंट जहां लोएस्ट पॉसिबल रिस्क है। और वैसे भी कहते हैं ना कि आदमी हो या शेयर मार्केट, आखिर में दोनों को जाना तो ऊपर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपने रियल एस्टेट से लेकर SIP से लेकर पर्सनल फाइनेंस तक इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं, आपको लगता है कि कुछ चीजें अगर हम कर लें तो हमारे अंदर भी वो पूरी पोटेंशियल है, जहां चाइना आज पहुंचा हम भी बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लोग हैं, मेहनती लोग हैं, देश के बाहर जाके बहुत सेवा करते हैं और वहां पे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ भी क्रिएट किया जा सकता है। बहुत होम कमिंग हो रही है, मैं काफी NRI से बात करता हूँ, तो वो सेंस ऑफ प्राइड फील करते हैं कि यार ठीक है अब हमारा टाइम आ रहा है, हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहेंगे, आके कुछ क्रिएट करते हैं, मैं वहां पे एक सॉफ्टवेयर की कंपनी डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो भी होम कमिंग करना चाहते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे जो बाहर भी जाना चाहते हैं, तो ये तो चलता रहता है, बट बहुत एक प्राइड लोग ले रहे हैं। तो आई थिंक वी आर सेट फॉर ग्रेट थिंग्स। एक छोटा सा नंबर दूंगा आपको जाने से पहले, वो ये है कि भारत की पूरी जो मार्केट है वो $4 ट्रिलियन से कम है, और US में सिर्फ एक स्टॉक एनविडिया वो $4 ट्रिलियन का है, ठीक है। उसका तो यानी जर्नी जो है बताइए आज बहुत लंबी बची हुई है। भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, वो दुनिया में करीबन 65वें या 70वें नंबर पे आती है। तो भारत की पहली कंपनी हमारी दुनिया की 70वीं कंपनी है। तो हमारे पास अभी बहुत हेडरूम है ग्रोथ करने के लिए। अगर अच्छा काम किया जाए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये अपने आप में ही ये इंडिकेशन भी है कि भारतीय शेयर बाजार भी जहां है वहां से पता नहीं कहां जा सकता है, क्योंकि अगर ये कंपनियां ग्रो करेंगी तो मार्केट भी उसी तरह से ग्रो करेगा, और उस ग्रोथ का फायदा आपको और हम सभी को उठाना है। लेकिन उठा कब पाएंगे? जब इस मार्केट में बने रहेंगे। और जैसा कि संजय भाई ने कहा, घबराना नहीं है, चुपचाप सिप सिप करके पीना है और सिप सिप करके ही सिप करते रहना है। बहुत धन्यवाद संजय भाई, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो लाइव हिंदुस्तान के आज के पॉडकास्ट में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।